जैसे वो घर से कूदा पीछे से, तो मैं उसके सामने हो गया मेरा उसके, तो उसने मैंने उसके ऊपर फायर किया। उसके बाद भी AK-47 तो उसने मेरे पे फायर किया। मैं इंजर्ड होके गिर गया, तो मेरे को शरीर के अंदर मेरे 9 गोलियां लगी और मेरे बुलेट प्रूफ पे 15 गोलियां के आसपास थी। 24 गोलियां सर। यदि रास्ते में हमारा कहीं कॉन्टैक्ट हो गया, कोई कैजुअल्टी हो गई, तो वी आर ऑन योर ओन। सर CRPF के बारे में कुछ? ये CRPF के बारे में एक्चुअली कि बहुत हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हाउ वी आर सेपरेटेड फ्रॉम दी सिविल पुलिस एंड द आर्मी। यस सर। वी आर इन द बफर जोन। हम कैमिलियन है, जरूरत पड़ने पे आर्मी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे पुलिस बन जाते हैं। कोबरा यूनिट है क्या? कोबरा CRPF की कमांडो बटालियन से, जो लोकल मार्केट लगता है सर, कि उसमें मिलिटेंट आते थे वहाँ पे खरीदारी करने। वो एज ए सिविलियन आते थे, तो किसी को नहीं मालूम पड़ता था, हमारे को थोड़ी मालूम पड़ेगा। सुबह शाम तक 3 बजे तक बैठे रहे। आप लोग कैसे बैठे थे? हम एक घर के अंदर बैठे हुए थे, बाद में मालूम पड़ा साला जिस मिलिटेंट को ढूंढ रहे थे वही था वो आपके साथ वो मेरे साथ बैठा रहा और पागल बना के चला गया वो हमारे को। और मेरे जवानों को रिवार्ड मनी दे के गया अलग से, बोले कि चीता इस बंदे को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, ये मिल नहीं रहा, तेने आते पकड़ लिया। क्या बात है सर, आपके साथ ये किस्मत रही है सर। किस्मत है, आप जहाँ भी जाते ही आप धमाल कर देते हो सर। एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कीर्ति चक्र अवार्डी श्री चेतन चीता। आई एम श्योर आपने उनके बारे में सुना ही होगा। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू मुसैब को मारा था, और उसी ऑपरेशन में उनके बॉडी में 9 बुलेट्स लगी थी और एक स्प्लिंटर से जिससे उनको हेड पे इंजरी हुई थी, उनका एक आई डैमेज हो गया, दैट इज हिज लेफ्ट आई। और बस इतना नहीं, 15 बुलेट्स उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में एम्बेड हो गई थी उस ऑपरेशन के अंदर। बट इट इज़ सो हार्टनिंग टू सी हिम आज के डेट पे व्हेन ही इज़ कम्प्लीटली रिकवर्ड, इतनी बुरी इंजरी के बाद भी आज जो स्पिरिट से वो हंसते हैं। वी रियली एन्जॉयड द एंटायर शो एंड येस, this is he's our first CRPF officer, and this is for all those CRPF के officers and men. And yes, if we have still not checked out our Monks and Warriors clips, जिसमें हमने सारे अपने पॉडकास्ट के छोटे-छोटे clips डाले हुए हैं, you may like to check that out as well. And let's get started with श्री चेतन चीता, कीर्ति चक्र। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम टू आवर शो सर एंड थैंक यू सो मच। इट्स इंडीड हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है सर, एंड आपके हमेशा से फ़ैन रहे हैं, एंड इट्स सो नाइस कि आप यू एग्रीड टू कम ऑन दिस शो सर। थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। इतना सुना है सर आपके बारे में अपने दोस्तों से, फिर टीवी पे देखा सर, तो हमें लगा कि चलते हैं सर से मिलके ही आते हैं एंड डिस्कस करते हैं सर। या मोस्ट वेलकम। बातें तो बहुत सारी हैं सर, बट हम शुरुआत में आपका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, आप अगर छोटा सा बैकग्राउंड दे दें सर, सो दैट व्यूअर्स को पता चले कि आपके बारे में सर शुरू कहाँ से हुई कहानी सर। कहानी मेरी कहानी? बिल्कुल सर। इस इन लीजेंड की कहानी सर। आई एम अ नॉर्मल गाय। No way sir, not a normal. And I'll tell about myself. मैं राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं बॉर्न हुआ था 1974 के अंदर, और मेरे फादर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर थे, तो उनके साथ ही हम घूमते रहते थे पूरे राजस्थान में जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी। फाइनली आफ्टर नाइन्थ मैं 9th करी थी कोटा से। कोटा में हमने मकान बना लिया था, उसके बाद में हम कोटा में ही मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, और फिर वहाँ से ही कॉलेज मैंने BSc किया था। और मेरी फैमिली की बात करें तो मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटी सिस्टर है और सबसे छोटा एक ब्रदर है। हम 2 ब्रदर 1 सिस्टर हैं। और उसके बाद में मैंने CRPF ज्वाइन करी 1998 के अंदर, और उसके बाद में एज अ GD ऑफिसर, और राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर मैं तैनात रहा हूँ। अलग अलग ट्रबलसम एरिया के अंदर मैंने सर्व किया है। मैंने तीनों क्या बोल सकते हैं इसको, तीनों ऑप्स एरिया के अंदर मैंने, जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में और नक्सल एरिया में, तीनों के अंदर मैंने सर्व किया हुआ है। और मैंने इसके अलावा मैं कोबरा बटालियन के अंदर में ही मैं रहा हूँ, उसके अंदर भी काम किया है, और साथ ही साथ में मैं एक कम्युनिकेशन ऑफिसर भी हूँ सिग्नल्स का।
तो राइट नाउ आई एम पोस्टेड इन, मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में पोस्टेड हूँ और यहाँ तो मोर और लेस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है अभी फ़िलहाल। देखते हैं फिर एक्शन कब देखने को मिलता है। सर ये पूरा एक बार डिटेल में हम करेंगे, लेकिन जानना चाहेंगे सर कि हर आप पहले से वो चाह थी सर यूनिफॉर्म की, या कोई एक खास कारण रहा? जैसे सीआरपीएफ में आने का सुनने में आ रहा है सर कि पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है सर आपका यूनिफॉर्म में। पीपल फॉल इन लव एंड यू हैव रीजन इन लव। आई हैव डेफिनेटली, मेरे को डेफिनेटली रीज़न है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है और मेरी वाइफ है उसका रीज़न। और मेरी वाइफ और हम 10th क्लास से एक दूसरे को जानते थे सर वाओ सर। और 10th बाद में फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप बाद में लव में कन्वर्ट हुआ, फिर भी अब मेरी शादी भी हो गई, नाउ शी इज़ माय वाइफ। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर एक बच्चा और ख़ासकर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर यदि जो पैदा हुआ है तो फ़ौज में जाना उसका एक एस्पिरेशन होता है। वैसे ही मेरा भी था, लेकिन उसके बाद में बट इतना स्ट्रांग नहीं था। इतना स्ट्रांग नहीं था। मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की तरफ भी था और इधर भी था। फिर जब हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी मेरी वाइफ से, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला कि उनका भी एक इंक्लिनेशन था क्योंकि उनके फादर भी आर्मी में कर्नल थे। सिग्नल रेजिमेंट सर। हाँ, ही वाज इन, वो सिग्नल रेजिमेंट में थे और उन्होंने बोला कि चेतन मैं तुम्हारे को यूनिफॉर्म सर्विसेज में देखना चाहूँगी। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बन गया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं सिंगल माइंडेडली मैंने इस फोर्सेस की तरफ मैंने अप्रोच किया और मैं सीपीओस के अंदर सेलेक्ट हो गया 1996 के अंदर और 98 के अंदर हमारी ट्रेनिंग 98 के अंदर मेरी ट्रेनिंग चालू हुई। दैट्स द स्टोरी। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो आपकी हाउ द ट्रेनिंग सर, अगर कुछ खास यादें कुछ ट्रेनिंग का सर? कुछ सर वो शरारत वाली यादें भी। शरारत से तो ऐसा नहीं था मैं कि मैं शरारती था, लेकिन ये था कि यस, कुछ जिंदगी के अंदर यदि आपने शरारत नहीं करी हो तो फिर मजे भी नहीं आते उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो यादें नहीं बनती। यस यस, कुछ तो था। ये था कि भाई हमारे साथ ये था कि ऐसा नहीं है कि स्कूल टाइम में हमारी लड़ाइयाँ नहीं हुई, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। या तो छेड़ो मत, छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। वाली बात थी। हमारी ट्रेनिंग चालू हुई, हमारी ट्रेनिंग हुई थी माउंट आबू के अंदर, 1 साल के लगभग हमारी ट्रेनिंग थी। और एक तरह से हमारी ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग में लगभग काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ ही होती है उसके अंदर। उसमें हमारी ट्रेनिंग में ये बोलते हैं, जैसे आप लोग भी फोर्स बैकग्राउंड से हैं, उस टाइम पे जो अफसर बनते हैं वहाँ पे उनको इंसान नहीं समझा जाता। इंसान होते भी नहीं हो। उनको मतलब धरती पे सबसे तुच्छ प्राणी जो है वो आपके कैंडिडेट्स है। आर्मी में जेंटलमैन कैंडिडेट्स बोलते हैं हमारे, वो जो अफसर्स है, यंग अफसर्स है, उनको देते हैं। सुबह से शाम तक रेलम पट्टा चलता था। सुबह से शाम तक वहाँ पे जब क्लासरूम में जाते थे तो ठंडी ठंडी एसी की हवा आती थी तो कई सारे सो भी जाते थे उसके अंदर। वो सबके साथ में होता है ना। बस ये ज़रूर कह सकते हैं हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई और अच्छा खासा फिजिकल आउटडोर होता था हमारा। वेपन ट्रेनिंग्स होती थी, अलग अलग मुद्दों के ऊपर हमारी डिबेट्स वगैरह भी होती थी। यस, यदि मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो मैं हूँ और जो मैंने ज़िंदगी के अंदर फील्ड के अंदर जो सक्सेस पाई है, बिकॉज इसलिए ही पाई है कि मैंने हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी। सर सीआरपीएफ के बारे में कुछ? सीआरपीएफ के बारे में ये आप हमारे सर पुलिस फोर्स है सर। ये सीआरपीएफ के बारे में एक्चुअली कि बहुत हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हाउ वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द सिविल पुलिस एंड द आर्मी। यस सर। वी आर इन द बफर जोन। तो है क्या और क्या उद्देश्य है सर? हम कैमिलियन है, जरूरत पड़ने पे आर्मी बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे पुलिस बन जाते हैं। सो बेसिकली क्या है कि इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सिविल पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर देखती है, वो स्टेट के अंदर, वो सिविल पुलिस स्टेट के अंडर में होती है। सेंटर का उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल की फोर्स है। तो मुद्दा ये होता है कि सीआरपीएफ की ज़रूरत कैसे पड़ी है, क्यों पड़ती है। सीआरपीएफ का जो ओरिजिन हुआ था, सीआरपीएफ का जो उत्पत्ति हुई थी वो इंडिपेंडेंस से पहले हुई थी 1939 के अंदर, जब आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे ठग और काफ़ी सारी लूटपाट बहुत होती थी, डकैतियाँ बहुत होती थी। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओके।
तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बनाए, उनका काम था मध्य प्रदेश के आसपास के जंगलों के एरिया के अंदर छापे मारना, उनको पकड़ना, डकैतों को। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव भी सीआरपीएफ होता है, तो उसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस बन गया। उसके बाद में ये होता है कि स्टेट के अंदर यदि कोई भी किसी प्रकार की भी यदि सिचुएशंस क्रिएट होती है, सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की भी हो सकती है, कहीं कोई यदि आपको गणपति विसर्जन है, आपके कुछ भी जो एस्केलेट करता है, ये भी आपके जहाँ एक्स्ट्रा फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ होती है, कहीं दंगे हो गए तो भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम यदि एडिड फोर्सेस की ज़रूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे को एडिड फोर्सेस चाहिए, तो सीआरपीएफ को वहाँ एज पर दी रिक्वायरमेंट वहाँ भेज दिया जाता है। इसके अलावा कहीं भी यदि इंसर्जेंसी होती है, टेररिज्म होता है या नक्सलिज्म होता है, वहाँ जिसको निपटने के लिए लोकल पुलिस सक्षम नहीं होती है, उनको स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशलाइज्ड फोर्स के तौर पे आपको सीआरपीएफ को वहाँ इंडक्ट करते हैं, बटालियंस को, और सीआरपीएफ वहाँ पे काम करती है इन एड टू द सिविल अथॉरिटीज़। इन एड टू द सिविल अथॉरिटीज़ काम करती है, वहाँ सिविल पुलिस के बताए हुए निर्देशों के हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता है और उनके साथ में मिलके हम उसकी सिचुएशन कर लेते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन रोल होता है इलेक्शंस करवाना। कहीं यदि भूकंप आ गया, नेशनल कैलेमिटीज़ हो गई, भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं इवैक्यूएशन चीज़ें करवानी है, तो उस सिचुएशंस के अंदर भी सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सीआरपीएफ के अंदर स्पेशलाइज्ड विंग्स भी हैं। जो सीआरपीएफ के अंदर एक तो नॉर्मल बटालियंस होती है जो आर्मी के तर्ज के ऊपर वो होती है, फिर सीआरपीएफ के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए उनके पास में उसी प्रकार की वेपनरीज होती है, आंसू गैस की गोली वगैरह, ग्रेनेड्स वगैरह सब कुछ होते हैं, लाठी वाठी होती है। फिर हमारे पास में एक रैपिड एक्शन फोर्स जो है सर, वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनती है। नहीं वो आई नो, आई जस्ट ट्राइंग टू आस्क, क्या ये डेपुटेशन टाइप होती है सीआरपीएफ के अंदर से, या दीज आर परमानेंट आरएफ बटालियंस? वो वहीं रहते हैं सर? वहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ उनको डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब फॉर एन एग्जांपल, आपका जवान जो है उसमें नहीं जाएगा, वो उनके अपने जवान होंगे? नहीं, वो आपस में बदली हो सकती है सर। नहीं, बिल्कुल आपकी बदली पोस्टिंग आरएएफ भी जा सकती है। मैं भी आरएफ में जा सकता हूँ, हमारे जवान भी जाते हैं। उसकी एज लिमिट होती है, वो सेलेक्ट होता है, फिर वो जवान वहाँ जाता है, वहाँ टेनर कंप्लीट करता है, फिर वापस सीआरपीएफ। सेम लाइक जो एनएसजी में जाते हैं सर, वो वापस आ जाते हैं? ओके। हमारे पास दूसरी वीआईपी सिक्योरिटी बटालियंस है जो अलग अलग वीआईपीज को टेम्परेरी सुरक्षा प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए वीआईपी सिक्योरिटी बता रहे। प्लस हमारे पास कमांडो बटालियंस है, दैट इज नोन एज द कोबरा, जिसमें मैं भी रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास में महिला बटालियंस भी है और जो इस प्रकार का कार्य करती हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है महिलाओं की डिप्लॉयमेंट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, उसके अंदर वो काम करती है, कार्य करती है। सो ये सेपरेट विंग्स हैं सीआरपीएफ के स्पेशलाइज्ड यूनिट से जो करते हैं। सो हम ये कह सकते हैं एक तरह से सीआरपीएफ एक मसल पावर है जो ज़रूरत पड़ने पे सिविल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करती है। जहाँ आर्मी को नहीं लगा सकते हैं वहाँ आर्मी बेसिकली देखा जाए तो आर्मी को इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर लगाना ठीक नहीं है। वेरी राइट। तो उस चीज़ के लिए सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है। जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारे को रीडिप्लॉय किया जाता है। दैट कम्स दी, जो हमारे नाम में रिजर्व चीज़ है ना, वो चीज़ है, वी आर रिजर्व फॉर दिस थिंग। काम किया फिर वापस आ गए। फौज के अंदर तो रिजर्व का सबसे ज्यादा बैंड बजता है। जो रिजर्व ब्रिगेड में चला गया उसका बहुत बैंड बजता है सर। लेकिन ये रिजर्व पना हमारा खत्म नहीं होता है, डेवलपमेंट हमारा 100% होता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो देश के अंदर खत्म नहीं होती है। यदि वहाँ शुरू से देखा जाए तो 90s के अंदर आपके JNK चालू हुआ, उससे पहले से आपके नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में अभी नक्सल चालू हो गया। तो ये एक कहीं ना कहीं रोटेशन बनता रहता है। तो कई बार तो ज़रूरत ये भी पड़ती है कि भाई बटालियंस की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होती है, लेकिन आपके पास इतनी बटालियंस नहीं है डिप्लॉय होने के लिए। सो एनीवे, जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से डिप्लॉय किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर बीएसएफ को भी बुला लिया जाता है सर। सर जैसे सीआरपीएफ का बहुत अहम रोल है कश्मीर में भी और नक्सल वाले इलाके में भी, तो एज ऑफ टुडे जो उनकी डिप्लॉयमेंट है, या कितना रोल है सीआरपीएफ का कश्मीर सीआई में एंड एलडब्ल्यूई में सर? यदि हम बात करें प्रायोरिटी की, तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है नक्सल, नंबर 2 पे है JNK और नंबर 3 पे है आपके नॉर्थ ईस्ट। काफ़ी कुछ हद तक आज की डेट में कंट्रोल में आ चुका है। काफ़ी सारी इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी है। मिजोरम खत्म हो चुका है, ठंड हो चुकी है, त्रिपुरा भी आपका कूल हो चुका है, नागालैंड के अंदर ऑलरेडी सीज फायर है,
मणिपुर डिस्टर्ब है, यस आई कैन से दैट. पार्ट ऑफ मेघालय बट डिस्टर्ब. ये अभी बिगड़ा है, इससे पहले काफी हद हाँ, शांत हो ही गया था. असम में भी काफी सारे जो ग्रुप्स हैं, एनडीएफबी है, बीएलटी है, वो सरेंडर कर चुके हैं. उल्फा अभी कुछ कुछ जगह काम कर रहा है. मोस्टली एक्सटॉर्शंस चल. मैक्सलरी वो ऑक्सट्रेशन छोटे लेवल पे काम कर, दैट्स वाई वो प्रायोरिटी में सबसे नीचे आता है. लेकिन आज के डेट में यदि सबसे ज़्यादा हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो वो जेएनके के अंदर और नक्सल एरिया के अंदर है. तो आपके सर पहले पोस्टिंग से शुरू करते हैं सर, कि आपका पहला पोस्टिंग सबसे पहले आपको कैसा लगा सर? एक तो असम में आप गए सर, दैट इज वाज अ ट्रबल एरिया देन, एंड आप नए ऑफिसर बन करके गए थे सर. असम में जब मेरा पहला डिप्लॉयमेंट हमारा पासिंग आउट हुआ, पासिंग आउट होने के बाद में दिसंबर तक हम फ्री हो चुके थे, और बाद में हमारे को एक स्पेशल लीव्स मिलती हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में. उसके बाद में हमने ज्वाइन किया है. वाज गिवन दी, मेरे को असम मिला था, तो मैं असम में दरांग डिस्ट्रिक्ट में मेरी बटालियन थी. तो वो मेरा पहला मौका था जब मैं किसी भी दुनिया में बर्थ से अभी तक, पहले भी इससे पहले ये चीज़ें हम न्यूज़ में सुना करते थे कि ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है. जब मैं वहाँ पे गया और मेरे को जिप्सी में मैं जा रहा था वापस, करीब 60-70 किलोमीटर था, तो मेरे को हर आदमी लग रहा था यार ये मिलिटेंट हो सकता है, ये मिलिटेंट हो सकता है. स्टेट ऑफ माइंड होती है वो. हाँ बिल्कुल, क्योंकि मिलिटेंट के चेहरे पे नहीं लिखा रहता वो मिलिटेंट है. ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे ये घूर रहा है, एकदम से बंदूक निकालेगा, फायर कर देगा. वो स्टेट ऑफ माइंड था. तो पहुँचे वहाँ पे असम के अंदर पहले इंडक्शन ट्रेनिंग हुई हमारी, और हमारी जो बटालियंस थी वो मेनली एनडीएफबी वहाँ बोडो और बीएलटी के अगेंस्ट में. अब आप किस एरिया में थे सर? मैं दरांग एरिया दरांग एरिया. दरांग डिस्ट्रिक्ट में था, और मेरा हेडक्वार्टर था मंगलदेई में. तो उनके अगेंस्ट में हम ऑपरेट करते थे, और कुछ एरिया में उल्फा भी एक्टिव. एंड व्हिच ईयर वाज दिस सर? इट वाज 1999. एंड मैं वहाँ पे 3 साल रहा असम के उसके अंदर, सीआई ऑपरेशंस के अंदर. और वहाँ काफ़ी क्लोजली हमने आर्मी के साथ भी काम किया और सिविल पुलिस के साथ भी काम किया. एंड एक तरह से मैं कह सकता हूँ मेरा एक तरह से वो ग्रूमिंग पीरियड था वहाँ पे, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और सीखने के बाद में वो चीज़ आज तक मेरी हेल्प कर रही है. तो सर असम का कोई ऐसा ऑपरेशन जो अभी तक आपको याद हो? कई बार क्या होता है सर, जैसे अभी आपने बताया ना सर कि हर आदमी मिलिटेंट लगता था, तो हर दिन जब निकलते हैं तो लगता है कि आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा. मैं आपको 2 इंसिडेंट सुनाता हूँ. वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था. एक तो वो एक्चुअली बॉयहुड होता है कि आप जैसे कॉलेज से निकले हो, आप बेसिक ट्रेनिंग में करने चले गए, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है बॉयज वाला होता है. आप मैच्योर नहीं होता है. आपको याद हो शायद आपके कॉलेज स्कूल के अंदर, यहाँ पे आपके शहर के अंदर भी कई बार पुलिस वाले कुछ सिविलियंस को मारते थे, बहुत पिटाई करते थे. तो आपको लगता है कितने जानवर हैं ये पुलिस वाले, मारते हैं. तो मैं उसके ऊपर एक चीज़ सुनाता हूँ. मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मंगलदेई में हेडक्वार्टर ज्वाइन किया, तो वहाँ पे नॉर्मली फंक्शनिंग को मैं समझ रहा था. 20-25 दिन के बाद में मेरे जो सीनियर अफसर थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे से बोला, एक डिप्टी कमांडर थे, कहले कि चेतन आज एक खबर आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, और आज हमारे को शाम को एक ऑपरेशन करने जाना है. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ज़िंदगी में का पहला ऑपरेशन करने जाऊँगा मैं. डमी ऑपरेशन तो खूब किए थे, एक्चुअल ऑपरेशन करने जाऊँगा. तो उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में. उन्होंने बोला कि तू मेरे साथ चल बस. मैंने अपने नाम पे एक AK-47 इशू करवाई और शाम को उनके साथ चला गया. वो था एक घर में जाना था, उसको घेरना था, और वहाँ से एक खबर थी, एक लड़के को हमने उठा लिया. वो वैसे ही मिल गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, बस लोग गए और वो सामने मिल गया और उठे पकड़ के गाड़ी में लिया है. आपने सोचा तो नहीं ये धत तरीके आई वॉज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. यार ये कोई ऑपरेशन होता है क्या? चलो ठीक है. फिर मेरे से वो रास्ते में बोलते कि चेतन अभी इसका इंटरोगेशन करेंगे, 1 घंटे के बाद में मेरे ऑफिस में आ जाना. मैंने ठीक है सर. मैं गया, शाम को थोड़ा बहुत अपना फ्रेश हुआ, उनके ऑफिस में पहुंच गया. ही वॉज सिटिंग इन द ऑफिस. सामने टेबल थी और साइड में एक उन्होंने चेयर लगा दी, उस पर वो मिलिटेंट को बिठा दिया. और वो एक आदिवासी ग्रुप था वहाँ लोकल, उसका बंदा था वो. वहाँ लोकल किडनैपिंग वगैरह में उसका हाथ था.
तो वो उन्होंने उससे पूछताछ करना चालू किया। वो उनको थोड़ी बहुत आसामी आती थी, वो आसामी में पूछ रहे थे, मेरे को कख नहीं समझ में आ रहा था वो क्या पूछ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा वो उन्होंने मेरे को बिठा दिया। वो उन्होंने मेरे को इसलिए बिठा दिया कि वो चाहते थे कि मैं सीखूं कि इंटरोगेशन कैसे होता है। अब उन्होंने उसको गर्म करना चालू किया। हम नहीं पूछेंगे कैसे। अब वो गरम मतलब उस तरीके से नहीं, वो हाथों से ही था। तो वो भी एक लैंग्वेज है। अब वो बोले ना जानू ना जानू ना जानू, वो जो भी पूछे ना जानू कुछ नहीं जाए। अब वो उसको नहीं, ये बनते करते करते 2 घंटे हो गए। वो पूरा वो काला था लड़का, बिल्कुल लाल हो गया वो। अब मैं को उस लड़के पे दया आ रही है और जो अफसर है मेरा सीनियर, उस पर मेरे को गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा कितना मार रहा है यार ये। लेकिन मैं जूनियर अफसर था और बिल्कुल अभी एक तरह से मेरा प्रोबेशन टाइम था। फिर उन्होंने, जो अफसर थे, उन्होंने बोला कि अपने ऑर्डली को बोला कि एक काम करो यार, 2 पैक बना के लेके आओ विस्की के। तो वो अंदर मेस में गया और 2 पैक बना के लिया। उस टाइम पे मैंने पीता था मैं, लेकिन मैंने अपने हेडक्वार्टर में बता रखा था कि मैं नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं अपनी इमेज थोड़ी सी शरीफ वाली है। क्योंकि वो वहाँ पे मेरी यूनिट में कुछ लोग कुत्ते की तरह पीते थे, तो मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना था। अब वो एक ड्रिंक तो उन्होंने अपने लिए रख लिया, दूसरा ड्रिंक उस लड़के को दे दिया, मिलिटेंट को। वो बोलता मैं पीता नहीं हूँ। तो उसके 4 थप्पड़ और लगा के, पिएगा तू आज। अब वो खाएगा या पिएगा? अब पिएगा या खाएगा। तो उसने पी लिया। उसको पिला पिला के मार रहे थे यार वो। मैंने सोचा कि ऐसा भी इंटरोगेशन होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो रात के 10 बज गए, करते करते वो लगे रहे वो। फिर वो मेरे से बोलते कि चेतन अब तू इंटरोगेशन कर, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके आता हूँ। अब मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम वो किस मिलिटेंट ग्रुप का है, उसको भी वो भी नहीं मालूम मेरे को। तो वो जो उन्होंने पूछा था, वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैंने सुने थे, वही मैं दोबारा रिपीट करने के उससे पूछने लगा। मेरे अब उसको भी लग रहा होगा क्या बच्चा आ गया मेरे सामने। मेरे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी कुछ भी उस टाइम पे। तो मैंने थोड़ी देर उससे आधे घंटे पूछताछ करी। फिर वो आए, बोले कि चेतन कुछ बताया। मैंने कहा सर कुछ नहीं बताया इसने। फिर अब मैं आई वॉज रियली टायर्ड। 11 बजे 11:30 बजे वो फिर चालू हो गए। मैंने बोला कि 11:30 बजे, हाँ वो फिर चालू हो गए। क्योंकि वो तो मकसद से आए थे कि उनको कंफर्म था कि बंदा है, लेकिन बुलवाना था उसको। बंदा तो कंफर्म था वही है, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। फिर मैं 11:30 बजे मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, मैं आता हूँ बाथरूम के। वो देखिए जा, मैं सामने ही रूम था, मैं गया और बिस्तर पे ऐसे ही मैंने पहनी हुई थी यूनिफॉर्म, वैसे ही मैं जाके बिस्तर पे शूज़ पहने लेट गया और वहीं मेरे को नींद आ गई। रात को 1 बजे उठ के आए, वो रात को 1 बजे तक पूछताछ करते रहे उसके। और 1 बजे के बाद में आए और उसको मेरे को जगाया, चेतन शूज़ खोल ले, आराम करके सो जा। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम, दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द मिलिटेंट। लेकिन उसके बाद मैं ये बताता हूँ मैं आपको, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ये था। उसके 2 महीने बाद में जब मैंने मिलिटेंट पकड़ा था खुद, और मैं जब उनको मारता था, तो मेरे जवान मेरे को हाथ पकड़े बोलते कि सर ज़्यादा मत मारो, मर जाएगा। सो दैट वाज अ चेंज, द बॉय हिट टू द मैनहुड, दैट वाज चेंज। और मैं बहुत रिमोट में था, ऐसी जगह था मेरे को वहाँ पे, मतलब ये मान लो कि वहाँ साबुन तेल के अलावा कुछ नहीं, एक थड़ी थी वहाँ, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और भूटान बॉर्डर के पास में कंपनी थी, वो डिस्टर्ब एरिया था। 15 दिन तक मैं हेडक्वार्टर में बैठा रहा, अपनी कंपनी की लोकेशन में बैठा रहा। तो एक दिन मैं थंग आ गया यार, ना तो मेरे पास कोई कुछ था, ना मेरे पास टीवी था, ना मेरे पास रेडियो था। मैं सुबह शाम तक बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था। एक दिन मैं बोला है मैंने सूबेदार को बोला, मैंने कहा यार कल जो पेट्रोल जाएगा उसके साथ मैं जाऊँगा। तो मैं निकल गया सुबह पेट्रोल के साथ में। कैंप से करीब 7-8 किलोमीटर दूर निकला हूँगा। दोपहर के करीब बज गए थे, करीब 12 के बजे के आसपास थे। तो जैसे बेसिक ट्रेनिंग बताते हैं, ऐसे पूछताछ करता हुआ मैं जा रहा था। एक जगह एक आदमी मिला, तो मैंने उससे ऐसी बात करी। तो उसने बोला कि साहब आगे जो 3-4 घर हैं गांव के बाहर, वहाँ पे सर एक बंदा है, आप देख लो। और मेरे को आज भी याद है, मेरे साथ में 13 बंदे थे। तो बोले कि सर वहाँ एक बंदा है एनडीएबी का, देख लो सर, कौन है क्या है मुझे नहीं मालूम।
तो हमने कहा कि तो लीड मिल गई। उसने खुद आपको बताया या आप उसने नहीं, हम पूछताछ करते जा रहे थे तो उसने बता दिया। नॉर्मली ऐसा बताते नहीं है, लेकिन उसने बता दिया। हमने कहा तो लीड मिल गई। तो हमने वहाँ पे 13 आदमियों को, 4-5 घरों को घेर लिया, और जैसे हम वहाँ पे तलाशी थे तो एक घर से एक लड़का भागा। तो ऑलरेडी हमने बंदे लगा रखे थे, तो उसको दबोच लिया, उसको पकड़ लिया। उसके पास से हमारे को एक ट्रांजिस्टर मिला और 11,500 रुपये मिले उसके पास में, और कुछ एनडीएबी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले। तो कंफर्म हो गया एनडीएबी का बंदा। हम उठा के उसको कैंप में लिया है। फिर इंट्रोगेशन चालू हुआ। तो दारू पिलाते थे सर? ना मैं नहीं पिलाता। तो मैंने पूछताछ करना चालू किया उससे अपनी तरीके से, थोड़ा बहुत गर्म किया उसको। नहीं, कुछ नहीं बोला। वो था बिल्कुल हार्डकोर टाइप का, बिल्कुल गठीला बदन था उसका। तो मेरे कंपनी लोकेशन में आर्मी के 2 बंदे रहते थे कम्युनिकेशन के लिए। तो उन्होंने अपने कंपनी लोकेशन में बता दिया कि सब सीआरपीएफ वाले एक बंदे को पकड़ के लाए। तो उनका जो कंपनी कमांडर था, मेजर था, वो मेरे पास सेट पे आ गया। मेरे से बोलता है कि चीता, मुबारक हो आपको चिपट हुआ। मैंने कहा हाँ सर, लेकिन कुछ बता नहीं रहा है। तो मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ, यदि तुम्हारी परमिशन हो तो मैंने कहा सर, मैं ऐसे परमिशन तो नहीं दूंगा आपको, मैं अभी हेडक्वार्टर में पूछ लेता हूँ। मैंने हेडक्वार्टर में बोला, अफसर से पूछा, तो आफ्टर उसने बोला कि परमिशन तो दे दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसको आर्मी वालों को हाथ मत लगा देना। उसको, वो मर जाएगा तेरी लोकेशन में, तो साली तेरी नौकरी क्योंकि ये बहुत गंदा मारते हैं वो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा सर आप आ सकते हो, लेकिन आप उसको टॉर्चर नहीं करोगे, कुछ भी हाथ नहीं लगाओगे, पूछताछ करो। अब वो जो मेजर आया था मेरे साथ में, मेरे को आज भी याद है, मेजर सूद है वो, एंड वो आया अपने साथ में पूछ फाइल। वो ही वॉज डिप्लॉयड ऑलरेडी देयर फॉर 2 years। उसको वहाँ का चप्पा मालूम था। और वो आया और उसने भी पूछताछ करना चालू किया। अब वो बंदा जो था, वो अपना अलाइस नेम बता रहा था, असली नाम, अलाइस नेम जो एनडीबी ने उसको दिया था। उसका नाम था दाइमा, मेरे को आज तक भी याद है। तो उसने, उसके पास एक लिस्ट थी जो उसने मिलिटेंट से पकड़ी थी आर्मी वाले के पास में। उसने देखा ये दाइमा, उसने देखा दाइमा नाम मिल गया उसकी लिस्ट में। मेरे से तीसरे बाहर आके बोलते कि चीता तू किसको पकड़ के लाया है? मैंने कहा कौन है सर? कहते यहाँ का एरिया कमांडर है ये तो। तेरे तो बल्ले बल्ले हो गई यार। मैंने कहा सर, उसने मेरे को पूरा पढ़ के दिखाया कि ये है कंप्यूटर, ये है इसका असली नाम, ये है, ये यहाँ का रहने वाला है, इसको ये इसकी स्पेशलाइजेशन इस चीज़ के अंदर है, इतने साल में इसने वहाँ पे भूटान में जाके ट्रेनिंग करी है। वो सारी डिटेल थी उसके पास में। तो उसके आने फिर पकड़ के हमने उसको, फिर जब उसको भी मालूम पड़ गया कि ये इनको मालूम पड़ गया है, तो फिर थोड़ा थोड़ा बोला। अगले दिन जाके मैंने उसको फिर पुलिस में हैंड ओवर किया। सो दैट वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन एंड वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। बिल्कुल सर, एरिया कमांडर इज अ बिग एरिया कमांडर मिलना इतना, बोलते कि वो सिविल पुलिस का एसपी आया मेरी लोकेशन पे 1 वीक के बाद में, और मेरे जवानों को रिवार्ड मनी दे के गया अलग से। बोले कि चीता, इस बंदे को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ, ये मिल नहीं रहा, तेने आते पकड़ लिया। मैं सर किस्मत है। क्या बात है सर, आपके साथ ये किस्मत रही है सर। किस्मत है। आप जहाँ भी जाते ही आप धमाल कर देते हो सर। नहीं, हर जगह नहीं होता है यार ऐसा। आप कंपनी कमांडर है और इवन बटालियन सीओ बने तब। उसके बारे में बात करेंगे सर। बट कभी ऐसा भी हुआ सर कि हाथ भी लगा बट खा भी नहीं पाए? मतलब होता है ना सर कि जितने ये बोल रहा हूँ कि आदमी, ये मेरे को लगता है कि हर फौजी के साथ में होता है ऐसा कि हम आपको सक्सेस स्टोरीज के बारे में मालूम है, लेकिन फेलियर स्टोरीज भी बहुत सारी उसके पीछे होती है। तो कोई आपका सर एक केस वैसा रहा हो? एक वहाँ पे मैं बीएलटी का एक मिलिटेंट था, उसके पीछे बहुत पागल था एक तरह से। वो बहुत ज्यादा नोटोरियस था, यंग बॉय था, 18-19 साल का। BLT एज इन बोरो लिबरेशन टाइगर। हाँ। सो एक दिन मेरे पेट्रोल गया, वो एक बंदे को पकड़ के लेके आया और उससे पूछताछ करी। तो उसने बताया कि साहब मैं तो मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं जानता हूँ। तो उससे हमने पूछताछ करी और ज़्यादा। तो मैंने कहा तुम इसको जानते हो? मिलिटेंट्स के नाम लिए हमने। तो उसने बोला कि हाँ जानता हूँ। शक्ल जानते हो? कि हाँ जानता हूँ। तो हमने कहा कि यार ये बंदा सही मिल रहा है, कोऑपरेट भी कर रहा है। तो अगले दिन जाके वहाँ पे, हमारे यहाँ पे हाट लगता था, वहाँ जाके हम एम्बुश लगा के बैठ गए उसको लेके। हार्ट एज इन वो जो लोकल मार्केट लगता है सर, कि उसमें मिलिटेंट आते थे वहाँ पे खरीदारी करने। वो एज ए सिविलियन आते थे, तो किसी को नहीं मालूम पड़ता था, हमारे को थोड़ी मालूम पड़ेगा।
सुबह शाम तक 3 बजे तक बैठे रहे कि सर कोई नहीं आया। आप लोग कैसे बैठे थे? हम एक घर के अंदर बैठे हुए थे, मतलब जहाँ से आपको मार्केट दिख रहा था? लोग आते थे, वहाँ एक घर था, मास्टर का घर था, उसका एक कमरा हमने हथिया लिया था और उसमें बैठे थे, उस खिड़की खोल के उसको। आप लोग यूनिफॉर्म में सर? हम तो सिविज में थे। अब सब सिविज में, मतलब ताकि किसी को पता ना चले। पड़े तो 3-4 बजे हमने उसको छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। बाद में मालूम पड़ा साला जिस मिलिटेंट को ढूंढ रहे थे वही था वो आपके साथ वो मेरे साथ बैठा रहा और पागल बना के चला गया वो हमारे को। ऐसा होता है। फिर बाद में मिला सर? नहीं, बाद में वो मारा गया। मेरे को मालूम था फौज के साथ में इंटरकाउंटर में मारा गया। मिल जाता तो बच जाता शायद। ऐसा ही है। इसके बाद सर एनीथिंग एल्स दैट यू फाइंड एक्साइटिंग इन असम सर, दैट यू रिमेंबर? असम में मेरे अचीवमेंट्स बहुत हुए थे। हाँ, लोकल मैंने अल्फा के भी पकड़े थे कुछ, और एनडीएफए के काफ़ी मिलिटेंट्स वगैरह पड़े थे। वहाँ पे 2 कैटेगरीज होती थी, एक तो हार्डकोर होती थी, एक ए क्लास मिलिटेंट थे, एक बी क्लास मिलिटेंट थे, और एक फिर सी क्लास उनको बोलते थे जो हार्बरिंग करते थे। तो ए क्लास थोड़े पकड़े थे हमने 3-4, और बी क्लास हमने करीब पकड़े थे 10-12 के आसपास। सो दैट वाज माय अचीवमेंट देयर एंड आई वाज क्वाइट कंटेंट। मेरे को कंटेंट था, मेरे को ये सेटिस्फेक्शन था कि मेरा यहाँ पे जो मेरा टेन्योर था वो सक्सेसफुल है। या दैट वाज थिंग। एंड देन यू वेंट आफ्टर सम टाइम सर, इसके बाद आप नागालैंड और आई थिंक उसके बाद में हम नागालैंड गए। नागालैंड में तो सीज फायर था। तो वहाँ बेसिकली हमारी बटालियन की ड्यूटी जो हुआ करती थी वो एयरपोर्ट पे थी, दीमापुर एयरपोर्ट पे थी, और बाकी वो जो दीमापुर से लेके कोहिमा तक का जो रास्ता है उसके ऊपर हमारी आरओपी लगती थी। तो वहाँ हमारा सीआईओप्स का ज़्यादा काम नहीं था। सो बेसिकली वहाँ पे हमारे वही थी, तो वहाँ कोई अचीवमेंट्स वगैरह नहीं थे। सर फिर इसके बाद आपने एक टेन्योर कोबरा यूनिट के साथ भी काटा सर। तो सर ये कोबरा यूनिट है क्या, मतलब क्यों बनाई गई एंड क्या रोल है सर इसका? कोबरा यूनिट जो बनाई गई थी, इट इज़ पहली बात तो ये कोबरा क्या है। कोबरा सीआरपीएफ की कमांडो बटालियन से उनको नाम दिया गया कोबरा। और कोबरा बनाने का उद्देश्य था बेसिकली आपका नक्सल मैनेज के अंदर को डील करना, क्योंकि नक्सल का जो जितना भी प्रॉब्लम था सारा का सारा जंगल बेस्ड था, और उसके अंदर जंगल वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। और एलडब्ल्यू के अंदर हमारी कैजुअलिटीज़ काफ़ी हो रही थी आईडी के कारण, उसको हमारे को रिड्यूस करना था। हमारे को अंदर घुस के नक्सल्स को स्ट्राइक करना था डीप इनटू द जंगल। तो उसके लिए हमारे को जिस प्रकार की वेपनरी की ज़रूरत थी, जिस प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, वो सारी की सारी हमारे उस चीज़ को सारे को ध्यान रखते हुए बटालियन 10 बटालियन कोबरा बटालियंस का गठन किया गया। 10 बटालियंस बनाए गए, जिसमें 9 बटालियंस एलडब्ल्यू एरिया में थी, 1 बटालियन आसाम के अंदर थी, इसके अंदर ही दरांग डिस्ट्रिक्ट में ही थी वो। तो जो बटालियंस थी वहाँ पे जंगल में ही जाती थी, और वो जंगल में जाती थी, वो ना तो पगडंडी पकड़ती थी ना वो रोड पकड़ती थी, वो जाती थी जीपीएस पे चलती थी जंगल में। सर ये जो कोबरा में जो जवान और ऑफिसर्स आए तो कुछ अलग से क्यूआर थी या वॉलंटियर्स आए, कैसे हो? कि जो कोबरा के अंदर एक बेसिकली है एक यंग बटालियन है, वो कोई भी कांस्टेबल है उसमें 30 साल की एज उसकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 ईयर्स। अच्छा सर, कोई भी कांस्टेबल। बट उसमें फिर एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम नहीं होता है सर? नहीं, यंग आपका फिटनेस होनी चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, दैट्स ऑल। बेसिकली उसको यंग रखना था, जंगल में रहना है, फुर्तीला होना चाहिए आदमी, और इतना वजन के साथ में घुसना चाहिए। एंड ऑफिसर्स की सर? ऑफिसर्स की थी 2IC रैंक तक 35 साल तक होनी चाहिए, और कमांडेंट 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये उसकी क्राइटेरिया था यंग रखने का। और सभी की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है पहले। प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होने के बाद में फिर उनको कोबरा के अंदर इंडक्ट किया जाता है। इंडक्ट करने के बाद में फिर उनकी ऑन फील्ड भी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। तो उसमें ये होता है कि 50% डिप्लॉयमेंट होगा, 50% रिजर्व में रहेगी। जो रिजर्व में रहेगी वो ट्रेनिंग करेगी, फिर वो 1 महीने वो जाएंगी ट्रेनिंग करेगी, फिर अगले महीने वो डिप्लॉय हो जाएंगे, फिर वो फील्ड वाली रोटेशन चलता रहेगा। ऐसा आपको मालूम है, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट के लिए बनती है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि हर एक आदमी को आदमी चाहिए फोर्स के लिए। एंगेजमेंट मैक्सिमम कोबरा 100% डिप्लॉयड है, 2-3 टीम्स को छोड़ के। वहाँ कंपनियाँ हैं, कंपनी के अंदर 3 टीमें होती हैं, जहाँ प्लाटून बोलते हैं उनको टीम बोलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है।
अब उसका ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ये है कि एक नॉर्मल सीआरपीएफ कंपनी को कमांड करता है असिस्टेंट कमांडेंट, यहाँ पे टीमों को कमांड करता है असिस्टेंट कमांडेंट। वन डाउन। हाँ, प्लाटून कमांडर होगा वो असिस्टेंट कमांडेंट होगा, और कंपनी कमांडर होगा वो डिप्टी कमांडेंट होगा। तो अफसर्स ज़्यादा हो। अफसर ज़्यादा हैं, एसओस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो यंग फोर्स है, एसओस ज़्यादा हैं। एसओस इज आपके जेसीओस बोलते हैं। ओके सर, इनफैक्ट मैंने कार्बी आंगलोंग में कोबरास के साथ में कुछ ऑपरेट किया सर, दे हैड गुड वेपन्स, मतलब वी हैव AK-47 तो सबके पास है, 100% के पास में। उसके अलावा हमारे पास X-95 है ट्रेवर, और हमारे पास नाइट विजन डिवाइस हैं सारे के सारे दुनिया भर के। हमारे पास वहाँ पे वो है सेंसर्स हैं हमारे पास, वो अंडरग्राउंड ये अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर्स जो होते हैं, सेंसर्स होते हैं वो हैं। और हमारे वहाँ पे जंगल ऑपरेशंस होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक जंगल में रहते हैं और जंगल में ही रहते हैं। I've seen them, उनके साथ मैंने और जो मैंने सबसे लंबा ऑपरेशन किया है, 7 दिन 7 रात जंगल में लगातार, मोर देन 100। एंड सेल्फ सस्टेन सर, या सेल्फ सस्टेन्ड। तो क्या क्या खासियत है सर जंगल सर्वाइवल का सर? वाकई सुनना चाहते हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। ओके, मेरा पहला ऑपरेशन बताता हूँ मैं कोबरा का। तो पहले मेरा वहाँ पे इंडक्शन हुआ। इंडक्शन होने के बाद में मेरे को हेडक्वार्टर में थोड़े दिन रखा, चीज़ों को समझा, सब कुछ। प्रोबेशन भी हुआ होगा सर? वो इंडक्शन ही बोलते हैं हमारे उसको। तो मैं सेकेंड इन कमांड था वहाँ पे। तो 1 महीने के बाद में मेरे सीईओ ने बोला, चीता एक खबर आई है, एक ऑपरेशन की है, और यू गो एंड यू लीड द टीम। तो मेरे पास 60-70 मेरे साथ में कमांडोज थे, और मेरे साथ 2 ऑफिसर थे, और मैं था। टोटल 3 ऑफिसर थे, और बाकी हमारे पास में 60-70 के आसपास हमारे कमांडोज थे। तो हमारे को कम से कम अपने बेस कैंप से 50 किलोमीटर दूर बाय रोड जाना था, वहाँ से ड्रॉप होना था नाइट को, फिर वहाँ से हमारे को 30-35 किलोमीटर अंदर जंगल में जाना था। ये किस एरिया की बात है सर? ये गढ़चिरौली की। तो रात को हम करीब सुबह 3 बजे हम ड्रॉप हुए। ड्रॉप होने के बाद में फिर हम पैदल चलने लगे। दैट वाज आवर फर्स्ट ऑपरेशन। रात को कहने की बात है, लेकिन रात को चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम चले धीरे धीरे। फर्स्ट लाइट हुई, फिर हमारी स्पीड तेज हो गई। ये डेंस जंगल था सर? हाँ, जंगल था, खेत थे, जंगल था, उसमें जंगल एरिया था, फिर गाँव आ जाते थे, इस तरीके से पूरा वही थी बसावट। तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि क्योंकि टोपोग्राफिक शीट्स हमारे पास होती है, तो टोपोग्राफिक शीट में हमने कहा था ये यहाँ पे हमारे को इस गांव के अंदर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो रात को ये गांव के पास में ये पहाड़ी है, छोटी सी हिल है, यहाँ पे हम LUP करेंगे। LUP माना हम जिसको हार्बरिंग करते हैं बोलते हैं, नाइट स्टे वहीं करेंगे। एंड इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या थी? इन्फॉर्मेशन ये थी गाँव के अंदर आके रुके हुए हैं। कितने? वैसी खबर नहीं है थी, ये आई थी हमारे लोकल IB की तरफ से आई थी खबर। तो रात को हम रुके, रात को हमने हिल पकड़ ली, ऊपर चढ़ गए सारे के सारे। और हिल के ऊपर जो थी, लंबी सी हिल थी, फ्लैट थी ऊपर से, तो हमने पूरे चारों तरफ हमने घेरा बना लिया ऑलराउंड डिफेंस के हिसाब से। बीचों बीच ऑफिसर्स, मेरे साथ में मेरा तोपखाना जो 2 इंच मोटर वाला बंदा, और MMG वाले बंदे, और मेरा सिग्नल डिटैचमेंट वो मेरे साथ में था, हम सारे के सारे। तो 8 बजे के आसपास वो ऑफिसर मेरे साथ में जो थे, वो तो एक्सपीरियंस है सारे के सारे, काफ़ी टाइम हो गया था। उनको बोले कि सर सुबह जल्दी उठना है और हम जल्दी निकलेंगे सर। तो मैंने बोला यार मैं जल्दी उठता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस था मेरे में। और मैं सुबह जब सो के उठा तो मेरे को लगा मेरे से पहले तो सारे उठे हुए हैं। तो मैंने उसे उठते बोला, मैंने कि तेने मेरे को जगाया क्यों नहीं? बोले कि सर हमको लगा सर आप पहले ऑपरेशन है आपका, थक गए होंगे, तो आपको हम चाह रहे थे आराम कर लो। और तब तक मैंने ये नहीं सोचा था, पता नहीं मेरा स्लीपिंग माइंड था जो भी था, मैंने कहा यार सुबह फ्रेश होना भी होता है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। नो दैट इज अ वेरी क्लासिक स्टोरी। तो मैं उठा, मैंने ब्रश व्रश किया जो भी था, फिर मैंने कहा यार, मैं धीरे से बोला अफसर को, मैंने कहा यार फ्रेश व्रेश कैसे होते हैं? ऑब्वियसली जंगल में होंगे, वहाँ कौन सा बाथरूम बना होगा? तो बोले कि सर
सर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ जंगल में जाएंगे सर और मैं आपके लिए पानी मंगवा देता हूँ। तो एक वो 1 लीटर की पानी की बोतल जो प्लास्टिक वाली आती है कोको कोला की, वो बोतल एक जवान से मंगा ली उसने। उसमें कोक तो नहीं थी सर? तो मैंने कहा जाते हैं, नहीं सर रुके 1 मिनट रुकिए सर। मैंने क्या सर आप ये जो डायरेक्शन है सामने यहाँ जाना है। मैंने वहाँ क्यों? बोले कि सारे बाकी जवानों का इलाका है, वो अफसर्स का इलाका है। मैंने कहा इसमें भी डिमार्केशन होता है क्या? बोले कि हाँ सर। और सर रुकिए, आपके साथ में एक बड़ी जाएगा आपका। मैंने क्यों? कि सर वहाँ आप घेरे से बाहर निकल रहे हो, कुछ हो जाए सर आगे। अब मैं एम्बेरस हाईली, मैंने कहा साला ये बंदा, मैं वहाँ फ्रेश होने जा रहा हूँ, बंदा बंदूक ले देख रहा हो। तो मैं उतर के गया। जब मैंने आगे थोड़ा सा आगे देखा, मैंने कहा वो एरिया ठीक है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ खूब थी। मैंने बड़ी को वहीं रोक लिया, मैंने तू यहीं रुक। मैं थोड़ा आगे गया, फ्रेश होया, फिर वापस हुआ। That was the first and the last day I woke up so late in the morning. उससे पहले, उसके बाद में तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, फर्स्ट अंधेरा होने से पहले। क्योंकि फ्रेश होना है। अरे अंधेरे में ही करना है सब कुछ काम है। अब जिस टाइम मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, पूरी ट्रूप्स ब्रेकफास्ट करके सब कुछ होके तैयार होके खड़ी है कि ट्वाइस आप निपटेंगे, तब हम फिर ऑपरेशन लॉन्च करने जाएंगे। देखो भाई, ऑपरेशन उसमें डिफरेंट ही होता है कि पहली बात तो हम जीपीएस से चलते हैं। दूसरी बात ये मान के चलो, यदि रास्ते में हमारा कहीं कांटेक्ट हो गया, कोई कैजुअल्टी हो गई, तो वी आर ऑन योर ओन। कोई ना तो रीइंफोर्समेंट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कोई आपके साथ इंजर्ड भी हो गया तो कंधे पे लाद के ले चलो। हर जवान अपने साथ में 300 राउंड लेके चलता है। मतलब एक तो मैगजीन लगी हुई है कि, और पूरे भरे रहते हैं साला उसके अंदर। आपके साथ खाना पानी की बोतलें रहती है, रास्ते में ही पानी भरते हैं, रास्ते में ही करते हैं। गाँव में जाना नहीं है। मैगी हमारा फेवरेट फूड था। लकड़ी वहाँ थी, जंगल में पत्थर मिल जाते हैं, उसी के अंदर गर्म कर लो, उसमें मैगी डाल के खा लो। फिर बाद में डीआरडीओ के फूड आ गए थे पैकेट्स, तो हम उनको खाते थे। सो दैट वाज द स्टोरी एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट इजी वन। 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ऑपरेशन 3-4 डेज का, साला सुबह चलो आप, पूरा वर्दी आपकी पसीने में, रात को पसीने वाली वर्दी पहन के सो जाओ, वो रात भर सूख जाएगी, फिर दोबारा चलो। 3-4 दिन बाद में कोई आपको सूंघेगा तो मर जाएगा। मतलब इतने, मतलब हमने बड़े सारे मारे। आप नहाते ही नहीं हो, आप नहाते ही नहीं हो। इंटरोगेशन में खींच के कोई मिला तो बता दो, नहीं तो। देखो सुनो, पहली बात तो जब लॉन्ग ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि आपके वजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पिट्ठों के अंदर पानी है, खाना है, रात में लेटने के लिए एक प्लास्टिक की शीट होती है, ओढ़ने के लिए एक छोटा सा चादर होता है, बाद में एक्स्ट्रा एम्यूनिशन आपके बैग में रहता है, ग्रेनेड्स होते हैं। तो वहाँ टूथपेस्ट भी लेके जाते थे, तो वो टूथपेस्ट ऐसी वाली लेके जाते थे, बिल्कुल निचुड़ी हुई होती थी, 1 या 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं आनी है वो। शेविंग किट तो लेके नहीं जाते थे, बस वो ब्रश टूथपेस्ट होता था। बस ये है कि जितने दिन का ऑपरेशन उतने दिन वो चल जाए। साबुन वाबुन का कोई काम ही नहीं है। ज़्यादा लेना है तो वो पेपर सोप ले लो। दैट यूज्ड टू बी अवर थिंग। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ। मेरा जो लॉन्गेस्ट ऑपरेशन था वहाँ पे, मैंने एक बार पहले भी इसका जिक्र हुआ था, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ वन गाय। मेरा सीओ छुट्टी पे था और मैं बटालियन को कमांड कर रहा था, कोबरा को। तो ऊपर से खबर आई कि एक हमारे कैंप से करीब 250 किलोमीटर दूर जाना है बाय रोड, फिर वहाँ जाके आगे 7 डेज तक हमारे को जंगल में ही घूमना है, डोमिनेंस के हिसाब से। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, केवल डोमिनेंस दिखाना था। तो रात को हम 7 बजे हमारे को वहाँ से निकलना था और सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप होना था। जैसे हम चढ़ने लगे ट्रक थे हमारे पास, सिविल ट्रक हमारे को भिजवा दिए थे। तो मेरे को एकदम से कॉल आया मेरे डीआईजी का, तो बोलता है कि चेता वो तुम्हारे साथ में एक वो सिविल पुलिस का डीएसपी भी जाएगा साथ में, अपने बडी के साथ में। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसको वहाँ सिरोंचा से जहाँ हमको ड्रॉप आना था उसके पास से ही पहले से, तो हमने सुबह 4 बजे उसको पिकअप कर लिया। तो उसको डीएसपी को देखा तो मेरे को एक चीज़ की खुशी हुई कि वॉज अ यंग फेलो जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं ना, वो वाला था। और उसके सामने उसका बडी था करीब 6.25 फीट का, लंबा सा, तगड़ा सा, बिल्कुल साबू टाइप में।
और वो बैग लेके, ठीक है, और वहाँ से हम सुबह 6 बजे के आसपास ड्रॉप हुए। वहाँ से हमने, मेरे साथ में करीब 100 कमांडोज थे, बहुत बड़ी टीम थी मेरे साथ। तो हमने चलना चालू किया। तो मैंने आगे जो हमारा स्काउट था, स्काउट के 6-7 जवान के पीछे मैं था। उसके बाद में हम डबल लाइन फॉर्मेशन के अंदर चल रहे थे। तो सबसे जंगल यार, जंगल जीपे से चलते थे। सड़क पगडंडी का कोई मतलब ही नहीं है। तो बीचों बीच मैंने इसको, डीएसपी को और उसके बड़ी को बीच में डाल दिया, और वहां पे मैंने टीम को बोल दिया इनको अपने साथ रखना, और हम चलने लगे। 2-3 घंटे बाद में, 2-1 घंटे बाद में सबसे पीछे से कॉल आया, जो मेरी टेल थी, कि सर ये डीएसपी तो पीछे आते आते हमारे पीछे टेल तक आ गया। अब वो धीरे होता चला गया, वो सरकता पीछे तक चला गया। फिर हम रुकते, फिर उसको बीच में लेके आते, फिर ऐसे चलते। और जब हम लंच करने के लिए बैठे, तो हम तो वो डीआरडीओ का राशन खा रहे थे। हम तो एक चपाती खाते, उसमें बिल्कुल बस उतनी खाते थे, कोई हमारे वहाँ पार्टी थोड़ी चल रही थी। और ये बंदे अपने आ लिए आलू के पराठे और उस बैग के अंदर, और वो चिप्स वगैरह सब कुछ। मेरे साथ में 3-4 अफसर थे और हमारे कोबरा के। वो बोले कि सर देखो ये ऐसा लग रहा है तो पिकनिक मनाने आया है। मैंने कहा तू मत कर, ठीक है, इसको जिंदा लाया और जिंदा छोड़ना मेरा काम है, बाकी बीच में क्या करता है छोड़ दे उसको, ठीक है। हम ऐसे 3 दिन तक हो गए हमारे को। तीसरे दिन वो डीएसपी मेरे पास आया, बोले कि सर जैन सर एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने क्या हुआ? सर हमारा खाना खत्म हो गया। मैंने कहा तुम जिस तरीके से खाना खा रहे थे मेरे को समझ में आ गया तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम्हें मालूम है 7 दिन चलना है हमारे को, तुम 3 दिन में तुम्हारा खाना खत्म हो गया। हमने अपना खाना थोड़ा सब दिखे, क्योंकि हमारे पास भी कौन सा लग्जरी थी फूड की, तो हम भी थोड़ा करके उसको, हमने पूरे 7 दिन उसको खाना खिलाया दोनों को। जंगल का आलू खिला देना चाहिए था। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड दैट। एंड मैं आपको ये बता देता हूँ कि बस वही चीज़ थी कि उसके अंदर 7 दिन के बाद में जब निकले तो हम तो भूत बन चुके थे, और शेव आ चुकी थी, दाढ़ी आ चुकी। एंड स्पेशली फॉर दिस ऑपरेशन मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे मालूम था 7 दिन तक जंगल में रहना है, तो मैंने अपने पूरे बाल मुंडवा लिए थे। कि बाल एक तो होते हैं छोटे, आप बिल्कुल ही उस तरह फिरवा दोगे तो कोई आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मच्छर बहुत काटते हैं। नहीं, जंगल में एक बात बताओ, मच्छर नहीं होते जंगल में। सबसे बड़ा मेरे को डर लगे एक चीज का लगता था, क्योंकि हम स्लीपिंग बैग, थोड़ा विंटर होती तो स्लीपिंग बैग ले जाते थे। उसमें मेरे को सबसे डर लगता था कि उसका, कि रात को सो रहे हो आप, स्लीपिंग बैग में कहीं सांप नहीं घुस जाए। अब चेन में बंद है आप और उसमें घुसा हुआ है सांप, उसमें आप ही हो। तो वो चीज हुआ करती थी। एंड आई विल टेल यू, आफ्टर उस ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में वो डीएसपी मेरे पास आया और मेरे से बोलता है कि सर जिंदगी में मैंने ऐसा ऑपरेशन नहीं किया सर, थैंक्स अ लॉट। उस बंदे ने मेरे पैर ही नहीं पकड़े। मतलब वो बंदा इतना ज़्यादा ऑब्लाइज था हमारे लिए से कि उसने बस पैर ही नहीं पकड़े और बोला कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो रात को हम वो गेस्ट हाउस रुके थे, तो मेरे ऑफिसर्स, मैंने कहा यार क्या करेगा, कुछ नहीं। मेरे ऑफिसर ने पीछे वैसे से, सर, मैंने बोला क्या? सर एक रात को सर इतने 7 दिन हो गए सर, अच्छा फिर शाम को पार्टी कर लेते हैं। तो मैंने क्या, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार शाम को थोड़ा ड्रिंक्स विंक्स हो जाएगा अरेंजमेंट? बोले कि सर और थोड़ा नॉनवेज। उस बंदे ने इतना भिजवा दिया हमारे पास कि उसका 25% भी हम खत्म नहीं कर पाए। नॉनवेज भी खूब सारा भिजवा दिया, मतलब इतना ज़्यादा उसने हमारे को हॉस्पिटलिटी दिखाई वहाँ पे, मज़ा आ गया। वो बहुत खुश हो गए होंगे कि सीआरपीएफ ज्वाइन नहीं किया, पुलिस ज्वाइन कर लिया। उस एक्सट्रीम में ले जाके कराना डेफिनेटली उन लोगों के लिए पहली बार थी। वो आखिरी भी रहा होगा सर, वो अगली बार उसने वॉलंटियर भी नहीं किया होगा कभी। So that was the thing. It is, Cobra is deadly, Cobra is different, and Cobra नॉर्थ LW इलाके में बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छा काम कर रही है।
तो सर फिर कश्मीर की बातें करते हैं सर। इसके बाद आई थिंक 2010 में यू मूव टू कश्मीर एंड उसके बाद आपके 2 टेन्योर्स हो गए हैं सर कश्मीर में। तो पहले 2010 वाला सर क्या माहौल था और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? 2010 का जो टेन्योर था मेरा, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी उतना एक्सट्रीम में कभी लॉ एंड ऑर्डर को मैंने डील नहीं किया था। जिस तरीके से वहाँ पे जो एजिटेशन चले, मैं सेकेंड इन कमांड था वहाँ पे। सर मैं ऑन प्रमोशन गया था, मैं श्रीनगर टाउन में था और मेरी कंपनियाँ डिप्लॉयड थी डाउनटाउन एरिया में, जो पुराना इलाका है वहाँ पे, शहर का पुराना है, पूरा अंदर डेंस है, जो थिकेस्ट ऑफ द थिकेस्ट है और वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब ट्रबलसम एरिया है वहाँ का वो। तो वहाँ पे बहुत भयंकर पथराव होता था, और ख़ासकर फ्राइडे को तो स्पेशली जब नमाज होती थी उसके बाद में तो बहुत ही ज़्यादा होता था। तो 2010 के अंदर उन्होंने रैलियाँ निकालना, पथराव करना, पथराव को यदि हम डिफेंड करते थे, यदि हम लीथल वेपन यूज़ करेंगे तो उसके अंदर किलिंग होगी, और किलिंग हम जहाँ तक है कि हम अवॉइड करते थे कि कहीं कुछ ना हो, लेकिन ना करते हुए भी इवन ऐसे भी इंसिडेंट होते थे कि आपने टीयर गैस का शेल फायर किया और सेल गया और किसी के सर पे लग गया और बंदे को ऐसी जगह चोट लगी वहाँ ख़त्म हो गया वो। सो वो बाद में 2 दिन तक उसकी जो डेड बॉडी उसको लेके घूमते थे, उसको फिर वो प्रोपोगेट करते थे, फिर वो एक नया तमाशा बनता था। तो उसमें करीब वहाँ पे उस टाइम पे 2010 के अंदर करीब मोर देन 100 पीपल सिविलियंस की डेथ हुई थी वहाँ पे। टेरिबल टाइम्स। बहुत टेरिबल टाइम था वहाँ पे, और हमारे को वहाँ पे उस सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल था। और वहाँ पे गलियाँ इतनी ज़्यादा थी, ये वो एक सेफ डिस्टेंस पे जाके हमको पथराव करते थे, हम उनके पीछे यदि उनको चार्ज करते थे तो गलियों में भाग लेते थे वो, और उनको पकड़ना मुश्किल था। मतलब एक चीज़ और है वहाँ पे कश्मीर के अंदर, बच्चा किसी का भी हो, किसी भी मोहल्ले का है वो बंदा किसी के भी घर में घुस गया, और वहाँ यदि हमने उसको जाके पूछा कि ये लड़का किसका है, तो वो बोलेंगे मेरा बेटा है। वो मतलब शुरू में तो ये समझने में दिक्कत आई, बाद में बोला कि ये कॉन्सेप्ट ये है। तो फिर वो लड़के को अलग ले जाके पूछते थे कि तेरा नाम क्या है, उस माँ उसको औरतों से पूछते थे कि इसका नाम क्या है, फिर उसको कोलैबोरेट करते थे। इस तरीके से हम फिर पकड़ते थे। वो चीज़ें थी वहाँ पे, और दैट वाज रियली अ डिफ़िकल्ट टाइम। मतलब वो जो एक्सपीरियंस था, मेरे को लगता नहीं है कि वो किसी और जगह मेरे को देखने को मिलेगा। और हम वहाँ पे टी स्मोक से एक शेल आपने फायर कर दिया, उसे एक लिमिट है, उसके बाद में वो गैस ख़त्म हुई, वो फिर आ जाएंगे। आप कितने दिन भर में आप कितने फायर करोगे, आपके पास भी एक लिमिटेशन है, आप कितना फायर करोगे। तो उसके बाद में जब ये चीज़ होती तो हम टी स्मोक का शेल फायर करते तो ज़मीन पे एम करके फायर करते थे, टप्पे खा के जाता था, साला कोई मरेगा तो नहीं उससे। हाँ, किसी के। बट आप कैसे रोक सकते हैं सर? वो कोई भगदड़ होगी और भगदड़ पे एक दूसरे को मार के चले जाएंगे, फिर ब्लेम तो आप ही के ऊपर आना है। ब्लेम तो किसी भी करोगे, भले वो नेचुरल डेथ भी मर जाएगी तो वो बोलेंगे फौजी ने मारा है। एंड कभी ऐसा भी हुआ सर कि आपके कैंप के अंदर आने की कोशिश करी या? अरे यार, बहुत बुरी तरह ऐसा भी हुआ है। कैंप के अंदर रैली निकल रही है, रास्ते में सीआरपीएफ कंपनी आ गई, कंपनी का कैंप आ गया, तो कंपनी के वहाँ पे रोड पे रोक के करेंगे, और फिर बीच में कुछ एनर्जेटिक लड़के होते हैं, वो बैरियर को आगे पीछे करेंगे, और बीच में कुछ कूद के अंदर, जब कूद के अंदर आते थे तो दैट्स वो फिर नो मैन जोन है, फिर आपको फायर करना है, क्योंकि आपको यदि ओवररन कर दिया, कैंपस को ओवररन कर दिया, तो ऐसा हुआ है कई कंपनी के अंदर हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, और उसके अंदर फिर कैजुअलिटीज भी हुई है। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि ऐसा हो, लेकिन वो आपको इतना ज़्यादा पुश कर देते हैं कई जगह। देयर इज अ लिमिट फॉर दैट। हमारे लिए भी एक लिमिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लिमिट के बाद में यदि एक बार 1000 लोग अंदर आ गए तो हम कहाँ फायर करेंगे, कितना फायर करेंगे, फिर तो वहाँ पे बिल्कुल एक तरह से मसेकर बन जाएगा। बिल्कुल। तो वो मुश्किल था। सर आपने नवंबर 16 में अपनी यूनिट की कमांड टेक ओवर करी, एंड नवंबर 16 से और फरवरी 17 तक शायद कई सारे ऑपरेशंस किए, एंड जिसमें 7-8 मिलिटेंट्स मारे भी गए सर। तो ऐसा क्या रहा सर? एंड जो पहला आपका ऑपरेशन था सर जिसमें डीजी सीआरपीएफ डिस्क मिली सर, वो क्या था? वहाँ एक ऑपरेशन, देखो हर ऑपरेशन अपने आप में डिफरेंट होता है, एंड यू नो दैट।
सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करते हो, अपने आस-पास से रणनीति भी बदलते हो। कई डूबियस चीज़ें भी होती है, मिलिटेंट भी अपने आप को सोचता है कि मेरे को किस तरीके से बच के भागना है। फौज का पहला मकसद होता है फौज आते ही किस तरीके से यहाँ से मैं भागूँ। यस नहीं तो मैं पकड़ा गया तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि मैं लड़ूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि वो जीतने की पोजीशन में तो होता नहीं है। एक ऑपरेशन हुआ था, वो बड़ा ट्रिकी था कि वहाँ हमारे कैंप से, मैं बांदीपुरा में मेरी बटालियन थी सुंबल में, और वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर एक कस्बा था हाजिन करके। हाजिन के अंदर हमारे को खबर आई कि रात को खबर आ गई थी कि सुबह वहाँ पे एक एरिया है, 2-3 घर हैं, उसके अंदर मिलिटेंट आएंगे, रुकेंगे। तो सुबह सुबह आरआर ने, सीआरपीएफ और पुलिस, हम तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के ने वहाँ डिप्लॉयड कर दिया, एरिया को कॉर्डन कर लिया फर्स्ट लाइट के अंदर ही, अंधेरे के अंदर ही। और वहाँ हमने उन घरों के अंदर मिलिटेंट भी थे और उसके अंदर सिविलियंस भी थे। सो डेफिनेटली आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं चाहते वहाँ पे हो। तो वहाँ सुबह से अनाउंसमेंट होना चालू हो गया कि आप जो भी है, या तो सिर्फ एक तो ये किया कि मिलिटेंट ने अपने आप को सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ। दूसरा अनाउंसमेंट ये था कि आप जितने भी सिविलियंस हैं घर के बाहर आ जाएं आप। तो वो चलता रहा काफ़ी घंटे भर तक, नहीं निकले। सुबह जो फर्स्ट लाइट हुई तो एक घर से एक लड़का निकला फिरन पहन के, ठंड का टाइम था, फरवरी का महीना था, और वो चलता चलता गली के अंदर आया। हम सब देख रहे हैं उसको, और वो आते चलते चलते आ रहा है कॉर्डन की तरफ। नहीं, कॉर्डन, पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था। वो एरिया जहाँ चल के आ रहा है वो कॉर्डन के अंदर ही था वो सर। और वो गली एक जगह ख़त्म हो रही है, और वहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ पे एक जीप खड़ी है सिविल पुलिस की। उसके अंदर, जीप के अंदर 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, और वहीं मेरे ट्रूप्स भी खड़े हैं और आरआर के भी खड़े हैं। और वो चलते चलते आना, फिरन पहना हुआ है, वो बंदा नियत्ता है, चलता चलता है। अब हमको ये नहीं मालूम कि वो मिलिटेंट है या सिविलियन है, हम ऐसे तो फायर नहीं कर सकते। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। हाँ, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि वो मिलिटेंट है। यानी वो यंग लड़का था, और वो लड़का निकल के वहाँ पे जीप के पास जैसे पहुँचा, उस बंदे की फिरन के अंदर AK-47 थी। उसने वहाँ जैसे जीप के पास पहुँचा और उसने अपने फिरन में से AK-47 निकाली और जीप के ऊपर फायर किया। अब देखो किस्मत, देखो पुलिस जीप जो थी वो बुलेट प्रूफ नहीं थी, कि वो शीशे बुलेट प्रूफ थे, उसने शीशे पे फायर किया। उसको लगा होगा सर कि जीप तो शायद बुलेट प्रूफ होगी, शायद शीशे टूट जाएंगे। तो शीशे बुलेट पेनिट्रेट नहीं किए। फिर उसका दूसरा वो था कि नहीं हुआ, तो उसने अपने से उसके अंदर, उसके बाद ग्रेनेड भी था, ग्रेनेड निकाला, और उसमें जैसे उसने फायर किया तब तक ये ट्रुप सारे के सारे अलर्ट हो गए थे। और जैसे ही उसने ग्रेनेड निकाल के, उसका था कि दरवाज़ा खोल के ग्रेनेड अंदर फेंक दूंगा, तो जैसे उसने ग्रेनेड निकाला तो इतनी देर में उधर से फायर कर दिया हमारे बंदों ने, और बंदा वहीं गिर गया और हाथ में उसका ग्रेनेड फूट गया। बाद में मालूम पड़ा है जो हाफिज सईद था, इसका जो LET का जो चीफ था, उसका भतीजा था वो। तो ही दैट वाज अ मेजर सक्सेस फॉर अस, फॉर आवर ट्रूप्स, वहाँ पे हुआ था। सो ऐसा भी होता है, ऐसा भी करना पड़ता है। अब ये है कि वो वाली बात है कि बीनने पड़ते हैं कि कौन कौन से कौन मिलिटेंट है, कौन सिविलियन है, टू मिनिमाइज दी सिविलियन कैजुअलिटी। सर आप जहाँ जहाँ गए सर वहाँ बीनते रहे सर। काम ही यही हमारा जाली का काम है। सही से आपने पहचान लिया, जाली अच्छी थी सर वो वाली। सर हाजिन इज द सेम प्लेस जहाँ पे आपको कीर्ति चक्र भी वहीं पे? यस, हाजिन। एंड वो भी एक कॉर्डन वाला ही ऐसा ही ऑपरेशन था, वेरी सिमिलर आई थिंक। काफ़ी कुछ सेम ही था, लेकिन वहाँ पे बहुत पक्की इन्फॉर्मेशन थी। एक घर था, यहाँ पे 3 घर थे, जो पहले वाला था। Okay. वो जिसमें जो बाद में 14 फरवरी, जिसमें मेरे को बात 13th ऑफ फेब थी, वैलेंटाइंस डे स्पेशल ना, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। सो दैट वाज 13th ऑफ फेब। सिविल पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई कि हाजी ने लिया कि हाजिन कस्बे के पारे मोहल्ले के अंदर एक घर के अंदर मिलिटेंट रात को आएंगे और रात भर रुकेंगे वहाँ पे। ये कंफर्म इंफॉर्मेशन थी। ये इंफॉर्मेशन है एसपी बांदीपुरा के पास में। कोई घर दिखाने वाला था सर? नहीं, वही खुद ही दिखाने वाले थे। वो आ रहे थे आपके वो साथ? हाँ, जॉइंट ऑपरेशन था। सिविल पुलिस थी, 13 RR थी और CRPF थी।
तो हमने सुबह निकले हम और हमने घर को कॉर्डन कर लिया। लेकिन उसमें ये था कि जैसे हमने घर को कॉर्डन कर रहे थे उस टाइम पे मिलिटेंट्स को मालूम पड़ गया कि फौज आ गई है। तो पहला फर्स्ट पैनिक रिएक्शन यही होता है कि कैसे भी भागो, और फायर कर दिया उन्होंने, और बहुत बुरी तरह फायर हुआ वहाँ पे, दोनों तरफ से फायर हुआ, जिसमें आर्मी के कई जवान शहीद भी हुए उसके अंदर। उनके कंपनी कमांडर को पेट में गोली भी लगी। सर आर के अब मैं वहाँ पे अवेलेबल था, तो वहाँ एक सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे जो इवैक्यूएशन करना है, एक तो मेडिकल इवैक्यूएशन होना है, दूसरा ये था कि जो कॉर्डन के अंदर जो गैप्स हुए हैं उनको फिलअप करना है। तो मैंने वहाँ पे रेड की इमीडिएटली ट्रुप्स के साथ में। तो जब मैं आगे, घर था, घर के चारों तरफ सिंगल ईंट की दीवार थी। सिंगल ईंट की दीवार बुलेट को नहीं बचा सकती, वो कोई आर्ट नहीं है। तो मतलब मेरे और मिलिटेंट्स के बीच में कोई भी इस तरीके का कोई फीचर नहीं था जहाँ मैं पीछे छुप के उसके अंदर वहाँ पे एडवांस कर सकूँ। जब एडवांस कर रहा था, मैं आगे ही था, तो घर से एक मिलिटेंट कूदा भागने के हिसाब से। सॉरी सर, ये कॉर्डन जहाँ आप थे वहाँ से घर कितना डिस्टेंस पे था? ज़्यादा नहीं था, हार्डली, मतलब 20-25 फीट्स के अंदर था सब कुछ। और 10 मीटर से भी कम? हाँ, इट वॉज क्लियर ग्राउंड, इट वॉज अ क्लियर ग्राउंड। तो भागा, जैसे वो घर से कूदा पीछे से, तो मैं उसके सामने हो गया मेरा उसके साथ में। तो मैंने उसके ऊपर फायर किया। उसके पास भी AK-47, उसने मेरे पे फायर किया। तो दोनों ने एक दूसरे का फायर किया और दोनों गिर गए। लेकिन दोनों में अंतर ये था कि मैंने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, बीबी पटका पहना हुआ था। गोलियां मेरे को भी लगी, उसको भी लगी। वो बिल्कुल कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था उसके पास, वो मर गया। मैं इंजर्ड होके गिर गया। तो मेरे को शरीर के अंदर मेरे 9 गोलियां लगी और मेरे बुलेट प्रूफ पे 15 गोलियां के आसपास थी। 24 गोलियां सर। हाँ, क्योंकि 1 to 1 हो गया ना, ऑटोमेटिक पे फायर हुआ तो सारे निकल गए। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी, अच्छी भी थी सर? हाँ, अच्छी बात ये थी उसमें अच्छी बात ये थी कि जब पहली कैजुअल्टी आर्मी की हुई, तो आर्मी ने अपने ये बदामी बाग कैंप में फ़ोन करके सेट पे बता दिया था कि हमारी कैजुअल्टीज हुई है, तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन होना है। जब मेरे को गोली लगी तब उनका चॉपर ऑलरेडी हवा में था। तो फिर मेरे को वहाँ से जो इंजर्ड थे उनको इवैक्यूएट करके बदामी बाग कैंप के बेस हॉस्पिटल में ले गए, और फिर वहाँ पे मेरा बाकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहीं हुआ मेरा। और शाम को मेरे को करीब 7 बजे के आसपास, तब तक जब CRPF को मालूम पड़ा कि मेरी इंजरी हुई है, तो उन्होंने यहाँ दिल्ली से मेडिकल एम्बुलेंस भेज दी थी, एयर एम्बुलेंस। तो शाम को 7 बजे मैं वापस दिल्ली आ गया था, और दिल्ली में फिर मेरे को फर्दर एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर मेरे को एडमिट किया। एडमिट में यहाँ पे मैं करीब 14 डेज़ के आसपास मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था, और मैं अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था। तो सर जो 9 गोलियां लगी, मतलब वो कहाँ इंजरी हुआ सर? मेरे को सबसे पहले मैं रियली अप्रिशिएट द स्पिरिट सर। मतलब उस हिसाब से आपने रिकवर किया है सर, और आपकी हंसी देखकर तो सीरियसली किसी को भी मजा आ जाएगा सर। आप एक चीज़ बताओ, सोचो, मैं जब मेरे को गोली लगी, मैं चला गया वहाँ पे। गोली बताएं, एक तो मेरे यहाँ सर पे लगी, मेरे उस पे बीबी पटके पे लगी, उसकी प्लेट पे लगी, प्लेट मुड़ी तो मेरे पे बम्प आ गया। ये फ्रैक्चर मेरे हेड के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। एक मेरे बम फटा था तो मेरा स्प्लिंटर लगा, मैं आई लॉस्ट माई आई इन दैट। फिर मेरे दो अंदर कितना? नहीं अंदर कुछ नहीं, बस ये हाथों में मेरे ये है, यहाँ पे मेरी एल्बो के अंदर है। एक मेरे पेट में, बुलेट प्रूफ के नीचे जो पेट में यहाँ गोली लगी थी, तो मेरे इंटेस्टाइन पंचर हो गई। और मेरे एक पीछे हिप में लगी थी, तो हिप में लगी और मेरे पीछे टेल बोन के पास आके रुक गई। वो अभी गोली अंदर ही है। वो गोली आप कैरी कर रहे हैं सर अपने साथ एयरपोर्ट और उसके लिए? So these are the hits which I sustained। और 40 डेज के बाद में ठीक है। लेकिन ये ज़रूर था, मेरे को आप लोगों को मैं बता दूं, जब मैं 40 डेज के बाद में होश में आया, मेरे को ऑपरेशन के बारे में कोई भी बात याद नहीं थी। मेरे को एक गोली लगी ना यहाँ पे, तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें अभी भी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं उठा और मैंने देखा अपने आप को, मैं पूरे शरीर पे पट्टियाँ हैं, सब कुछ है।
तो मेरी वाइफ मेरे बगल में थी, मेरा एक फ्रेंड था और मेरे और तो मेरी वाइफ से पहला क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। तो देवर ऑल्सो कि यार, क्योंकि डॉक्टर ने पहले बोला था कि सर में गोली लगी, वी डोंट कांट से, उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं मालूम क्या क्या डैमेज हुआ है अंदर। तो उन्होंने बताया कि चेतन तुम्हें याद नहीं है, मैंने कहा यार मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को फ्लैशबैक आते हैं और फिर मैंने कुछ लिटरेचर भी पढ़े हैं अपने ऑपरेशंस वगैरह के, दैट्स व्हाई आई कैन रिकलेक्ट एंड टेल दिस थिंग्स टू यू। लेकिन उस चीज़ का मेरे को मैं कई बार अपने फ्रेंड्स को और मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई है कि मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो दैट इज़ अ काइंड, जिनको लोगों को याद होती है ऐसी चीज़ें, उनको नाइटमेयर होते हैं, ये मेरे को कुछ नहीं होता। सर विल कम बैक टू द इंजरी सर। ऑपरेशन में आपके इवैक्यूएशन के बाद आर यू अवेयर उसके बाद क्या हुआ सर वहाँ पे? कुछ भी नहीं मालूम, मैं अनकॉन्शियस हो गया, मेरा ऑलमोस्ट बॉडी के अंदर मेरा 70% ब्लड लॉस हो गया था मेरे को। तो वो मैं उसके बाद का मेरे को कुछ भी याद नहीं है। उसके अंदर मैं बेहोशी में था, बाकी बेहोश ही रहा बिल्कुल ही। आपके स्पिरिट का सर दो चीज़ें आई वुड लाइक टू नो। एक तो सर आपके रिकवरी के लिए आदमी का मेंटल जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए, या बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सर अंडरगो सच काइंड ऑफ ट्रॉमा, कभी एक्सीडेंट से हो सकता है, कभी किसी बैड इंसिडेंट से होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, और जैसे आज आप हैं सर हंसते हुए इस सर सभी लोग इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर भी नहीं पाते। मेरे को जीने की इच्छा थी, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मेरी बहुत हेल्दी फैमिली लाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, जीने की तमन्ना है। जब मेरे को होश आया तो मेरे में ये भी कहीं भी नहीं था। मेरे को शुरू में आपको मैं बता दूं कि जब मेरे को होश आया तो मेरे यहाँ ये पूरी पट्टी वगैरह बंधी हुई थी, पूरी रुई वगैरह के साथ में। तो मैंने बोला कि वाइफ को पूछा मैंने फिर वहाँ पे कि मेरे को आँख में क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला छोटी मोटी चोट है। उनको मालूम था क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। उनको लगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को धक्का लगेगा। तो कुछ दिनों के बाद आई ओवरहर्ड समथिंग विच वॉज नॉट गुड अबाउट माई आई, जब डॉक्टर्स वगैरह कहीं बात कर रहे थे। और मेरी कंडीशन ऐसी, मैं इतना वीक हो चुका था, 40 डेज में कोमा में था, टोटल ड्रिप में था। मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं जब ऑपरेशन पे गया था, मेरा वेट था 76 kg। और जब उसके बाद में जब मेरे को होश आया, मेरा वेट रह गया था 60 kg। मैं कंकाल था बिल्कुल। तो 16 kg वेट कम हो गया था। मैं बाथरूम भी जाता था, तो मेरे को ये इंस्ट्रक्शन थे कि बाथरूम का अंदर लैच नहीं करना है। और बाथरूम में जाता भी था तो मेरे साथ एक बंदा जाता था, मैं गिर नहीं जाऊँ वहाँ पे कहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मेरे को ये आइडिया लगा कि मेरे को अकेला नहीं छोड़ते थे कभी, एक दिन मैं देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है और मेरे को ये मालूम था मेरी आँख का। तो मैं चुपचाप उठा बेड से और मैं बाथरूम में गया और मैंने इसको हटाया और देखा अंदर गड्ढा था, कुछ भी नहीं था। मैं वापस आया, जब फैमिली वगैरह आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरे से झूठ मत बोलना, सच सच बताओ मेरी आँख में क्या हुआ है। तो काफ़ी देर तक तो चुप रहे। फिर उन्होंने बोला कि चेतन ये लॉस्ट योर आई। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा कि ये लॉस तो ठीक है, मैंने कहा मैंने ये भी सुना है कि आई रिप्लेसमेंट हो जाता है इसका। बोला कि चेतन तुम्हारी ऑप्टिकल नर्व टूट चुकी है, अभी फुल आई रिप्लेसमेंट अभी वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं होता है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। बाकी इंजरीज का मेरे को कोई गम नहीं था, कुछ भी वो नहीं था, लेकिन जो आँख लूज हुई, बिकॉज दिस वाज माय मास्टर आई, मैं ऐसा फायर करता हूँ, ये मेरी आँख खत्म हो चुकी है। अभी मैंने अपने आप को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया, इस आई को मेरे को तैयार करके अभी मैंने किया नहीं, लेकिन आई माइट बी डूइंग इन द फ्यूचर। आई एम श्योर सर आपको जो मिले हैं आप करेंगे सर। अभी तो कुछ और लोग बीनने हैं सर। और आप जिस दिन करते हैं सर, हम आपके साथ आएंगे फायर करने। सर आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी क्या खासियत है या क्या काबिलियत है सर जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, सक्सेस के लिए? जैसे आपने देखा सर, आपका एग्जांपल देता हूँ सर मैं, कि आप आसाम गए, आपने वहाँ पे भी किया सर, आप यहाँ जब कमांड में 3 महीने में आपने इतना सारा काम किया, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं सर? पैशन, लव फॉर द जॉब एंड लव फॉर द कंट्री। देखो, कहने का मतलब ये है कि फिट तो कोई भी हो सकता है, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, जो पैशन होता है, लव फॉर द जॉब, वो आपको कंटिन्यू करती है।
मेरे को अपनी ज़िंदगी से प्यार था, इसलिए मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात है, मेरे को मेरी जॉब से प्यार था, तो मैं जहाँ भी मेरे को जिस सिचुएशन में जैसे ही फील्ड के अंदर मेरे को यदि डिप्लॉयमेंट किया जाता तो मैं 100% देने की कोशिश करता था उस चीज़ के अंदर। तो मेरे को नहीं लगा कि मैंने ज़िंदगी के अंदर अपने पैर कभी किसी, यदि मेरे को कोई बंदा ये लेके आया है कि सब ये खबर है, तो मैंने कभी उस चीज़ को मना नहीं किया। मैंने उसको सबसे पहले 100% मैंने ये मान के चला है कि इसकी खबर सही है। वैसे मैं अपने लेवल पे उसको इवैल्यूएट करता था कि ये बंदा फ्रॉड तो नहीं है, ये खबर सच्ची है, ये कहीं ट्रैप तो नहीं है, वो सब चीज़ हम करते थे। लेकिन एक बार ये बात हो गई कि ये सही इन्फॉर्मेशन है, तो उस पर ऑपरेट करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था और उसके लिए मैं जाता था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं इसको जाता था तो मैं यूँ बोल देता था कि यार मैं कमांडेंट था, मेरे नीचे इतने सारे ऑफिसर काम करते हैं, मैं किसी और को भी भेज सकता हूँ। लेकिन मैं ये सोचता था कि ये काम मैं करूँगा, मैं अकेला नहीं करूँगा, इनके साथ करूँगा, लेकिन मैं भी साथ में जाऊँगा। सो आई बिलीव इन द टीम वर्क दैट वे। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। एंड आप लीड भी कर रहे थे सर, लीड बाय एग्जांपल वर्क। आपने कभी यू वुड हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल, आपको खुद जख्मी हुए हैं सर, आपके साथ में यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल, यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लूज देयर लाइव्स। आपको कभी बहुत पेनफुल या कभी ट्रॉमा वैसे महसूस हुआ सर? देखो, जब आप अपना आदमी को लूज़ करते हो तो पेन तो होता ही है, लेकिन मैं अपना फर्स्ट इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं असिस्टेंट कमांडेंट था, मैं इनिशियल पोस्टिंग में जब मैं आसाम में डिप्लॉयड था, और मैं रंगिया, यू नो दिस प्लेस रंगिया, तो रंगिया में मेरी कंपनी हुआ करती थी। और शाम को ऐसे ही करीब अंधेरा हुआ था, 6-6:30 बजे, आसाम में अंधेरा जल्दी ही होता है। तो मेरे को जोर से मतलब आवाज़ आई, बूम, मतलब ब्लास्ट हुआ है। और आई कैन मेक आउट एज अ सोल्जर, आई कैन मेक आउट दिस इज नॉट कि कहीं का टायर नहीं फटा, ये आईडी ब्लास्ट है कहीं। तो मैंने तुरंत चेक करा पुलिस स्टेशन वगैरह से, तो उन्होंने बोला कि सर ब्लास्ट तो हुआ है, कहाँ हुआ है ये नहीं मालूम। मेरे पास उस टाइम पे वो एक विलीज वाली जीप हुआ करती थी, तो मेरे पास मैंने अपने गाड़ी मैंने कहा तैयार करो, उस प्रोटेक्शन को बिठाया, मेरे साथ में 5 बंदे थे और मैं तो ड्राइवर था, और हम निकल लिया। आवाज़ जिस डायरेक्शन में आवाज़ आई उस डायरेक्शन में, और पूछते करीब रंगिया से 7-8 किलोमीटर दूर रेलवे का ट्रैक था। उस ट्रैक के ऊपर मिलिटेंट्स ने, एनडीएफबी ने एक ट्रेन के ऊपर ब्लास्ट किया था, टारगेट किया था आर्मी की बोगी को। तो मैं वहाँ पे पहुँचने वाला पहला बंदा था, और जैसे मैं वहाँ पहुँचा और जो मैंने सीन देखा वहाँ पे, जैसे मैं ट्रेन में बोगी में डाला, आई कैन सी आदमी उड़ा हुआ है, किसी का हाथ कहीं लटक रहा है, किसी की आधी बोधी पड़ी है, ब्लड पूरा रेड। तो पहले एक बार चढ़ के मैं वापस नीचे उतरा, अपने आप को मैंने संभाला, फिर मैंने देखा कि मैंने कहा एवैक्यूएशन, तो उसमें थे कुछ लोग थे जो जिंदा थे, हिल रहे थे। तो मैंने जैसे ही जवान को, मेरे प्रोडक्शन वाले को बोला कि मैंने कहा एक काम करो, जो भी सामान पड़ा है यहाँ पे लोगों का, पैसेंजर्स का, उनको खोल के देखो, किसी में कोई चद्दर वगैरह पड़ा हो तो उनको निकालेंगे वहाँ से। तो उसमें करीब हमने 2-3 आदमी निकाले जो जिंदा थे और इंजर्ड थे बैडली, और फिर उनको इंजन साइड के अंदर हमने वहाँ पे लेके गए उनको, और वहाँ जाके हमने इंजन के ऊपर लोड कराया उनको, और इंजन को बोगी से डिटैच कराया, और इंजन को फिर भेजा कि नज़दीक टाउन में जाके एवैक वहाँ पे ट्रीट करें। उसमें एक आध बच गया था, बाकी 2 तो मर गए थे, वो मुझे बाद में मालूम। कितना बड़ा एक्सप्लोजन था सर ये पूरा बॉगी? वेरी बिग, मतलब इमेजिन करो आपकी ट्रेन की बोगी उड़ा दो यार कोई आप। हाँ, मतलब उन्होंने जो ब्लास्ट हुआ था, जो बाथरूम साइड है ना एक बोगी का, बाथरूम के नीचे हुआ था। तो जो शुरू के 2 कंपार्टमेंट्स थे इधर के, और ये पीछे वाली बोगी का एक कंपार्टमेंट था, ये 3 कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी। और आई कैन सी दैट वहाँ वो आर्मी के जो ट्रूप्स थे, वो उनके एमिनेशन आर्म्स के बॉक्सेस लेके जा रहे थे, जिसमें AK-47 थे, ब्रांड न्यू।
बाद में जब देखा वहाँ पे तो किसी की बैरल मुड़ी हुई है, पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे वेपन इकट्ठे किए हमने और वेट किया जब तक वो आर्मी वाले नहीं आए, जब तक सिविल पुलिस वाले नहीं आए, फिर उनको हमने हैंड ओवर किए, क्योंकि वो तो ऐसे ही पड़े थे, कोई भी सिविलियन आता उठा के लेके चला जाता उसको, उनके तो खेलने की चीज़ है वो। तो वो चीज़ थी, दैट वाज अ टाइम आई स्टिल रिमेंबर, हॉरिबल थिंग। सर ये जब हम सभी लोग यूनिफॉर्म में जब जॉब कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि परिवार को भूल जाते हैं, उस काम में इतने होते हैं, घर वालों को लगता है यार कि जब शायद शादी होती है, किसी का जन्म होता है, किसी का, तो शायद कंप्लीट इग्नोर कर देते हैं या जानबूझकर भी पहुंच नहीं पाते। आपको सर कभी ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें थी जो शायद मुझे करनी थी बट शायद यूनिफॉर्म और जॉब की वजह से नहीं कर पाए? ऐसा तो कभी नहीं था कि मैं करना चाहता, मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया, लेकिन कई बार मजबूरियां होती है। अब जैसे मेरा बेटा है बड़ा, उस टाइम में मैं त्रिपुरा में डिप्लॉयड था, मैं कंपनी कमांडर था, मैं असिस्टेंट कमांडेंट था और वहाँ पे इलेक्शंस थे और वहाँ डिप्लॉयमेंट था हमारा वहाँ पे। इसका ये मेरी वाइफ कोटा में थी, मेरे होम टाउन में। ये पैदा होने के मैं 18 दिन बाद पहुँचा था, तो माई वाइफ वॉज वेरी एंग्री विद मी 18 डेज बाद में कि चेतन तुम, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम मेरे साथ नहीं थे। एंड मैं कंटिन्यूसली वो चीज़, मैं काफ़ी साल तक जब भी कोई लो मोमेंट होता था लाइफ के अंदर, वो मेरे को सुना दिया जाता था। सो मैंने दिमाग में एक बात सोच ली थी कि यदि फ्यूचर के अंदर कभी ऐसा हुआ तो मैं कभी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ूंगा। सो सेकंड जब मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी हुई, दैट टाइम 2010 एंड आई वाज पोस्टेड इन कश्मीर। उस टाइम में वहाँ पे चल रहा था अच्छा खासा एजिटेशन। माई वाइफ वाज प्रेग्नेंट एंड नाउ सिचुएशन ये थी कि मैं दोबारा वाइफ को घर छोड़ दूँ, लेकिन मेरे को ये गारंटी नहीं थी कि मेरे को छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। सो मैंने आई हैव टेकन द डिसीजन, कुछ भी हो जाए मैं वाइफ को अपने से अलग नहीं करूँगा। इस बार मैं ये ताना नहीं सुनूंगा कि मैं ज़रूरत के वक्त में था नहीं। और कश्मीर के में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं नहीं, तो वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो मैंने वाइफ का वहीं चेकअप्स वगैरह होते थे एंड सीज़ेरियन होनी थी डिलीवरी। तो डॉक्टर ने बता दिया कि इस दिन आप आ जाना, इस दिन हम सीज़ेरियन कर देंगे। तारीख बता दी 19 जुलाई 2010। सुबह सुबह उन्होंने बोला कि 9 बजे के हम आसपास सीज़ेरियन करेंगे, इसका आप हमारे पास 7 बजे के आसपास आ जाना, पहले चेकअप्स वगैरह होंगे, सब कुछ होगा, उसके बाद में कर देंगे। मैं सुबह सुबह 3 गाड़ियाँ तैयार कराई। बीच वाली गाड़ी में मैं था, एक प्रोटेक्शन व्हीकल पीछे थी, बीपी व्हीकल, एक बीपी व्हीकल आगे थी मेरी। तीनों में मैं कम से कम 10-15 जवान लेके मैं सुबह सुबह 7 बजे निकल गया। अब जो चल रहा था कश्मीर में एजिटेशन, उसका ब्लंट तो हम झेलते थे, फैमिली को तो मालूम नहीं था। फैमिली तो कससे कहानियाँ सुनते थे या आवाज़ सुनते थे उनको। उस दिन क्या हुआ, गाड़ी कैंप से निकली 2 किलोमीटर आगे और वहाँ पे एक जगह गाड़ी फंस गई, भयंकर पथराव चालू हो गया। मेरी वाइफ ने पहली बार देखा था, सिचुएशन खराब, भयंकर तबड़तोड़। बुलेट प्रूफ व्हीकल से कुछ दिक्कत नहीं थी, वो तो बुलेट प्रूफ व्हीकल थे। मेरे बीच में जो व्हीकल में हम जा रहे थे, मैं बोलेरो में था। मैंने वाइफ को बोला, मैंने कुछ भी हो जाए गाड़ी के नीचे मत उतरना, और मैं कह के गाड़ी के नीचे उतर गया। तो मेरे आधी प्रोटेक्शन एक तरफ, वो आधी प्रोटेक्शन आधी इस तरफ, ऐसे करते करते उस जोन से गाड़ियों को निकालना था हमारे को। तो हमारे पास से राइट ड्रिल इक्विपमेंट थे हमारे पास में, प्लास्टिक पैलेट गन थी, टी स्मोक एमिनेशन वगैरह, म्यूटेशन वगैरह सब था। तो हम फायर करते करते गाड़ियों को निकाला। बट बिकॉज ऑफ दैट my wife was, she has seen this scenario for the first time. She was in the state of shock. वहाँ से गाड़ियों को निकाला और गाड़ी में बैठे हम निकल गए। हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल में इमीडिएटली उसको अंदर कर दिया चेकअप के लिए। अब शी वाज इन द शॉक, बच्चे की हार्ट बीट गायब। अब थोड़ी देर अंदर वो डॉक्टर आई, लेडी डॉक्टर थी, बोलती कि सर ये तो हार्ट बीट नहीं मिल रही बच्चे की। एंड हार्ट बीट नहीं मिलने का बच्चे मतलब होता है कि बच्चा मर तो नहीं गया अंदर, लेकिन वी आर सर्चिंग फॉर दैट।
प्लीज़ डोंट अभी डिसअपॉइंट मत हो। फिर 15-20 मिनट बाद में फिर आई, बोलती कि हार्ट बीट मिल गई है, बच्चा जिंदा है। फिर उसको लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ अंदर से उसका हुआ और माई बेबी केम आउट, दैट वाज अ बेबी गर्ल। और इस टाइम पे आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड माई बेबी कि भैया सक्सेसफुल ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गया था एज अ सिविलियन कपड़े पहन के गया था और मैंने कोई भी ट्रूप्स वगैरह नहीं रखे थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल था। मैंने एक वो प्राइवेट वार्ड ले रखा, प्राइवेट वो रूम ले रखा था। वाइफ आ गई वहाँ पे। अब उनका क्या करें, मेरे बैचमेट दुनिया भर के वहाँ थे, वो भर भर के आते बधाइयाँ देने के लिए। दुनिया को मालूम पड़ गया कि ये फौजी है। अब मेरे को बैक एंड, मैं अपने पास में मैंने पिस्टल रखी हुई थी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, कभी हो जाए कुछ बात तो। लेकिन उनका क्या करूं, अब किसको रोकूं, किसको मना करूं। अब दुनिया भर को मालूम पड़ गया कि इसके अंदर ये सीआरपी ऑफिसर आया है। अब मैं टेंशन में, वाइफ तो सीजन हुआ था तो शी वाज इन द वेरी डेलिकेट स्टेट। शाम को मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और डायरेक्टर से बोला, मैडम लेडी थी, मैंने कहा मैम मैं अपनी वाइफ को डिस्चार्ज कराना चाहता हूँ कल। बोले कि तो मजाक है क्या, अभी तो सीजन हुआ है, अभी कम से कम 3 दिन तो रखना पड़ेगा। मैंने कहा मैम आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, सबको मालूम पड़ गया है कि मैं फ़ौजी हूँ, सीआरपीएफ ऑफिसर हूँ, यहाँ पे कोई किलिंग हो गई, साइलेंसर किलिंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। मैंने कहा मेरे यूनिट के अंदर डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, यदि कोई बात होगी तो वहाँ पे इमीडिएटली देख लेगी वो, और यदि वो कुछ होगा तो मैं आपके पास हॉस्पिटल है। मैं अगले दिन वाइफ को डिस्चार्ज करा के घर ले गया। बट एवरीथिंग वेंट वेल। बट उसके बाद में मेरे को ये कलंक नहीं लगा कि तुम जब जरूरत थी। सर शायद इसीलिए कहते हैं कि जो फौजी होते हैं ना सर, कि उनके परिवार भी उतने ही मजबूत होते हैं। मजबूत होना पड़ता है और वक्त आपको सिखा देता है। सर थैंक यू सो मच सर, वी रियली एंजॉयड। अभी तक आपके किस्से सुनते रहते थे सर, वी बीन फॉलोइंग यू वेरी क्लोजली, और आज दिल खुश हो गया सर आपसे इंटरेक्ट करके, और स्पेशली आपकी ये हंसी और आपकी पर्सनैलिटी को देख करके, द वे यू हैव बीन एबल टू ओवरकम ऑल दी सर, एंड यू आर बैक अगेन। सो आप जब जल्दी मिलेंगे, बट अगली बार सर फायरिंग रेंज पे मिलेंगे। फायरिंग रेंज पे सर, बिल्कुल आप भूलेगा मत। वी आर ऑलवेज रेडी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।